capture. Okay. Now capture. Oh, capture. गुड। चलो, आया आया बराबर गया प्लस रुका। आया बराबर गया प्लस रुका। आज हम लोग करने वाले हैं भैया गवर्नर्स और बैलेंसिंग। कल के टेस्ट में गियर्स नहीं होगा, कल के टेस्ट में गवर्नर्स, बैलेंसिंग और डायनामिक एनालिसिस होगा। एक दिन मैंने बोला था ना, 5 दिन के बजाय टॉम 6 दिनों में कंप्लीट होगा। Term will be completed instead of 5 days. Term will be completed in 6 days. So 5th day is going to be gears and 6th day is going to be cams and followers. Cool. Those who have not enrolled in this 45 days practice program yet, this is one very affordable. 2,000 to 3,000 super quality questions you are going to get in this program. Free on YouTube. Every topic is done through practice and revision. And next day on UnMatchable platform, the test is conducted in afternoon. So ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलने हैं अगर आप पहली बार गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप अभी की प्रिपरेशन के साथ लेट्स से 55 या 60 स्कोर कर सकते हो, तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपका स्कोर सीधे 20 मार्क्स से इंप्रूव हो जाएगा। जो लोग 55 या 60% के कॉन्फिडेंस लेवल पर हो, दे आर गोइंग टू immediately they are going to enhance themselves up to 75%. जिन्होंने अभी तक एनरोल ना किया हो, एनरोल कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गुड इवनिंग सर, 8 दिनों के बाद ऑनलाइन आया हूँ। निमोनिया हो गया था, आज हॉस्पिटल से भाग के आया हूँ। सुब्रजीत वेलकम टू द सेशन। आ जाओ, शुरू करते हैं हम लोग गवर्नर्स के बारे में डिस्कस करना। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग रिगार्डिंग गवर्नर्स। सो गवर्नर्स के बारे में सबसे पहला डिस्कशन, गवर्नर्स को प्लीज एक बार व्हाट्सएप। हाँ अनुराग, देखता हूं, मैं काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड हूं मैं, इसलिए देख नहीं पाया। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। मजा आने वाला है आज की क्लास में आपको, क्योंकि गवर्नर्स प्रैक्टिकल हैं और मजेदार हैं, और उसके बाद बैलेंसिंग तो और मजेदार है। बैलेंसिंग तो जिस तरह से आप देखने वाले हो, अगर आपने मेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस अटेंड की हैं, आपने मेरी डिटेल्ड क्लासेस अटेंड की हैं, तो आप जानते हो उस मजे को। और अगर आपने अभी तक मेरी डिटेल्ड क्लासेस कभी नहीं अटेंड की हैं बैलेंसिंग की, तो आज आपको बैलेंसिंग में एक नया अप्रोच, एक नई एंजॉयमेंट और नई फील मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट लाइव 70 लाइक 30। बताओ कितना अन्याय है, कितना अन्याय है। राज्यपाल साहब, हाँ राज्यपाल साहब के बारे में बातें शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि राज्यपाल साहब हैं क्या, ये समझ लो आप कि राज्यपाल साहब एग्जैक्टली हैं क्या, राज्यपाल साहब करते क्या हैं। लेकिन राज्यपाल साहब को करना क्या है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार कि क्या नहीं करना है। खैर, उस पर आते हैं हम लोग। अभी फिलहाल राज्यपाल साहब को मैंने स्पिंडल कहते हैं इसको, गवर्नर का, और इस स्पिंडल पे एक हॉलो स्लीव अटैच कर दी। ये हॉलो स्लीव मैंने अटैच कर दी है स्पिंडल पर। ये इस गवर्नर के स्पिंडल पर अप डाउन मूव कर सकती है। ये हॉलो स्लीव अप डाउन मूव कर सकती है। ध्यान से समझियो। इवन जिन्होंने लैनचेस्टर बैलेंसिंग वॉज ऑफ, यस, इवन जिन्होंने एक भी बार गवर्नर्स ना भी पढ़ा हो, वो भी अगर थोड़ा सा शार्पनेस के साथ, ध्यान से समझियो, थोड़ी सी शार्पनेस के साथ अगर वो अटेंटिव होके इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको अश्योर करता हूं दैट आप
गवर्नर्स, बैलेंसिंग जैसे टॉपिक्स में गेट में आने वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाओगे। Just by attending today's session and doing the self practice that I provide in 45 days program and completing tomorrow's test, अगर आपने पहले नहीं भी किया है तब भी आप गवर्नर और बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटेगा। दैट्स एन एश्योरेंस। तो एक गवर्नर का ये स्पिंडल है और उस पर एक स्लीव लगा हुआ है। अब इस स्लीव को मैं यहां पर एक फलक्रम प्रोवाइड कर रहा हूं। फलक्रम तो जानते हैं ना आप, हिंज, और उस फलक्रम एक फलक्रम प्रोवाइड कर रहा हूं और उस फलक्रम ध्यान से समझियो, उस फलक्रम पे उस फलक्रम के एंड पे एक बॉल रिजिडली अटैच्ड है। ये पिन के साथ नहीं अटैच्ड है, ये रिजिडली अटैच्ड है। ओके, तो एक फलक्रम प्रोवाइड कर दिया और वहां से एक आर्म कनेक्ट कर दी और एक रिजिडली अटैच्ड बॉल है। अब इस बॉल के सेंटर से मैं एक हिंज देने वाला हूं। इस बॉल के सेंटर से मैं एक हिंज प्रोवाइड करने वाला हूं और उस हिंज के थ्रू एक और आर्म कनेक्ट करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू कनेक्ट वन मोर आर्म टू दैट हिंज सेंटर्ड एट द बॉल। वो हिंज का सेंटर कहां पर है? वो हिंज का सेंटर बॉल पर है और ये वाली आर्म को हम कहेंगे बॉल आर्म, नीचे वाली आर्म को हम कहेंगे स्लीव आर्म। दिस आर्म विल बी नोन एज बॉल आर्म एंड नीचे वाली आर्म को हम कहेंगे स्लीव आर्म। एंड इसको यहां पर मैं फिर से स्पिंडल एक्सिस में एक हिंज सपोर्ट के थ्रू अटैच कर देने वाला हूं। आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं सर? आप समझते रहो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए। एंड इस गवर्नर के स्पिंडल में मैंने एक बेवल गियर लगा दिया। यहाँ पर आई एम अटैचिंग अ बेवल गियर एंड वो बेवल गियर का ड्राइवर मिल रहा है मुझे कहां से? इंजन से। द ड्राइवर ऑफ दैट बेवल गियर इज अवेलेबल फ्रॉम इंजन। बहुत ध्यान से समझिए, वो इंजन से अवेलेबल है, वो इंजन से पावर ले रहा है। यहाँ पर आपका इंजन है, मशीन है, जो भी मशीन हो, वट एवर मशीन इट कुड बी, इट्स टेकिंग द पावर। सो नेचुरली अगर मशीन रन कर रही होगी, if the machine is running, then मशीन के रन होने की वजह से ये वाला बेवल गियर रन होगा और ये वाला बेवल गियर रन होने की वजह से ये स्पिंडल, ये जो वर्टिकल स्पिंडल है गवर्नर का, ये भी रोटेट होता रहेगा टॉप से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। viewed from top, the rotation of the spindle is anti-clockwise. Okay, rotation of the spindle is anti-clockwise. Note that sleeve is not really rotating with the spindle. स्लीव स्पिंडल के साथ नहीं रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा स्लीव लेकिन स्पिंडल की से रिजिडली अटैच। दूसरे इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे क्योंकि मेरे क्वेश्चंस गेट की न्यूनेस के साथ होते हैं। गेट क्या करता है? गेट, जब एक्चुअल गेट आप देने जाते हो तो बाली, जैसे हमारे रामायण में जिक्र है बाली का कि बाली के सामने कोई भी जाता था तो आदि शक्ति ऐसे ही क्षीण हो जाती थी, आदि शक्ति का पतन हो जाता था। तो गेट में न्यूनेस होती है। जब तक एक टेस्ट के 70% क्वेश्चंस में न्यूनेस ना हो, वो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का प्रोग्राम है और कुछ नहीं। इसलिए मेरे टेस्ट उस समय नहीं भी होते हैं तो बाद में आप सॉल्व करें और उनसे सीखें। At that time, live, if you are not able to solve them, not a problem. Once the test is over, then try solving all those questions, and you are going to learn a lot. Because I'm proud of this blessing given to me that I have a typical IITian framework in formulating the problems. Typical IITian framework. प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट करते समय मैं नहीं रह जाता, मैं कुछ और हो जाता हूं। एनीवेज, फोकस करते हैं। तो स्पिंडल रोटेट कर रहा है, तो स्पिंडल के साथ जुड़ा ये पूरा जो हाथ है, दिस होल हैंड दैट इज टाइड टू स्पिंडल। एक्चुअली ये हाथ ही है। आपकी बॉडी अगर स्पिंडल है और ये आपको इमेजिन करना है ऐसा कुछ, ये आपको इमेजिन करना है something like this. So if your body is like a spindle, then you have to imagine it like this. Okay, so one arm is going here
एंड यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मास है, एंड ये दूसरी आर्म वापस जाकर स्पिंडल पर लगी हुई है। तो नेचुरली अगर मैं रोटेट करूंगा तो मेरे साथ साथ पूरी आर्म हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेंगी। इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन both the arms are going to rotate, the ball is going to rotate, and obviously the sleeve is going to rotate. Okay, so everything is going to rotate like this, and सब मशीन रोटेट कर रही है। गवर्नर का स्पिंडल, राज्यपाल साहब का स्पिंडल रोटेट कर रहा है, स्पिंडल के साथ आर्म रोटेट कर रही है, बॉल रोटेट कर रही है, सब मजे में है, सब आराम से रोटेट कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है किसी को। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ सपोज ऑल ऑफ अ सडन मशीन पर लोड बढ़ गया। नाउ सपोज ऑल ऑफ अ सडन मशीन का लोड चेंज हो गया। लेट्स से लोड इंक्रीज हो गया। ध्यान से समझियो, लोड इंक्रीज हो गया तब क्या होगा? लोड इंक्रीज होगा तो मशीन की काइनेटिक एनर्जी, सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई इज एट द सेम लेवल, सो मशीन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। मशीन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो मशीन का जो एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है वो डिक्रीज होगा। डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई उतनी ही है। डिमांड इज मोर, सप्लाई इज एट द सेम लेवल, सो इफ डिमांड हैज बिकम मोर, नेचुरली कहां से वो कॉम्पेंसेट होगी? मशीन की अपनी काइनेटिक एनर्जी से कॉम्पेंसेट होगी। मशीन्स काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू compensate for that increased demand. Speed will go down. As speed will go down, इंजन से स्पीड से ही तो कनेक्टेड है गवर्नर, तो गवर्नर का स्पीड विल गो डाउन। गवर्नर का स्पीड विल गो डाउन। गवर्नर का स्पीड विल गो डाउन, देन गवर्नर के फ्लाई बॉल पर एक्ट करने वाला, गवर्नर के फ्लाई बॉल पर एक्ट करने वाला आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल गो डाउन। आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल गो डाउन, एंड अगर आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, बॉल मूव्स इन। इनफैक्ट दो बॉल्स हैं एंड बॉल्स मूव इन, करेक्ट ग्रामर वो होना चाहिए, बॉल्स मूव इन। सो द करेक्ट ग्रामर शुड बी, चलो थोड़ी सी वर्बल एबिलिटी भी पढ़ा दी मैंने आपको, बिकॉज देर आर टू बॉल्स, सो बॉल्स मूव इन। सर दूसरी बॉल कहाँ है? दूसरी बॉल ऐसे ही इस तरफ एक अरेंजमेंट होगा। सिमिलरली दिस साइड देयर इज गोइंग टू बी अ मिरर इमेज। ओके, तो लेफ्ट साइड में भी एक मिरर इमेज होगा। बॉल्स मूव इन, बॉल्स आप विजुअलाइज करके देखो, जैसे ही बॉल्स अंदर आएंगी तो स्लीव नीचे जाएगी। यू ट्राई विजुअलाइजिंग, एज द बॉल्स मूव इन द स्लीव गोज डाउन। As the balls move in, the sleeve goes down. As the sleeve goes down, my dear friends, as the sleeve goes down, sleeve से एक bell crank lever connected होगा। sleeve से एक bell crank lever connected होगा। As the sleeve goes down, sleeve जैसे जैसे नीचे जाएगा, one bell crank lever will be connected with the sleeve। बहुत ध्यान से समझियो, एंड जैसे स्लीव नीचे जाएगा आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ये बेल क्रैंक लीवर नीचे की तरफ टिल्ट होगा और ये बेल क्रैंक लीवर नीचे की तरफ टिल्ट होगा, तो ये वाला पार्ट भी फर्दर टिल्ट होगा और ये जो कंस्ट्रिक्ट कर रहा था फ्यूल के पाथ को, ये अब फ्यूल के पाथ को ओपन कर देगा और फ्यूल के पाथ को ओपन कर देगा। एज इट ओपन्स द मोर पाथ फॉर द फ्यूल, मोर एरिया फॉर द फ्यूल, फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगी। और क्योंकि आपने लोड बढ़ाया था, सप्लाई बढ़ाने की जरूरत भी थी। जस उनके दिन बहुरे तस सबके दिन बहुरे, स्वाहा। सर टॉम का कंप्लीट कोर्स कब आएगा? 2024 के लिए कंप्लीट डीडीआर बैच शुरू होने वाला है जनवरी फर्स्ट वीक में। फॉर गेट 2024 द कंप्लीट डीडीआर बैच इज स्टार्टिंग इन जनवरी फर्स्ट वीक, जहां पर आपको मिलेंगी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वीकली टेस्ट्स और मेरी पर्सनल गाइडेंस। सो बॉल्स मूव इन एंड बॉल्स मूव इन, देन द स्लीव मूव्स डाउन। Balls move in, then the sleeve moves down, and the sleeve moves down. And after sleeve moves down, my dear friends, supply opens up. Supply opens up. More supply of the fuel happens. More supply of the fuel happens. Then supply increase कर दिया आपने. Supply increase करके आपने machine को
सप्लाई इंक्रीज करके आपने मशीन को अश्योर किया कि सुनो, अगर लोड बढ़ गया है तो तुम चिंता मत करना, इस पूरे काम को करने में मुश्किल से 2 सेकंड लगे, यही 2 सेकंड बस तुम बर्दाश्त कर लो, यही 2 सेकंड बस तुम झेल लो, और उसके बाद चिंता मत करना, अगर लोड बढ़ गया है तो मैं सप्लाई भी बढ़ाने वाला हूँ। फीस एटसेट्रा पूरी डिटेल सब कुछ रिवील होगा 20th दिसंबर के पहले पहले। मैं बस ऐप का वेट कर रहा हूँ, 1-2 दिन में ऐप लॉन्च होने वाला है। एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। ओके, सो गाइस, सप्लाई इंक्रीज होगा, लोड इंक्रीज होगा तो सप्लाई आपने इंक्रीज कर दी, खत्म कहानी। एंड अगर लोड डिक्रीज हो, इफ द लोड डिक्रीजेस, देन क्योंकि लोड कम हो गया मशीन पर, अब मशीन को देना नहीं है किसी को, और देना नहीं है किसी को तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड इफ इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज, omega average is going to increase, and if omega average is going to increase, governor's speed is going to increase. If governor's speed is going to increase, then centrifugal force acting on the ball will increase, and अगर centrifugal force balls पर लगने वाला centrifugal force बढ़ेगा, कोई भी बता देगा balls किधर मूव होंगी, balls बाहर मूव होंगी। आप विजुअलाइज करके देखो, जब balls बाहर मूव होंगी तो स्लीव को ऊपर उठना होगा। Visualize this, as the balls will have to move out, the sleeve must move up. Balls के बाहर जाने के लिए स्लीव को ऊपर उठना होगा। स्लीव को ऊपर उठते हुए विजुअलाइज करें, स्लीव को ऊपर उठना होगा, स्लीव को ऊपर उठते हुए विजुअलाइज करें। अगर स्लीव को आप ऊपर उठते हुए विजुअलाइज करेंगे तो उसके साथ ये बेल क्रैंक लीवर थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये जो वॉल्व यहाँ पर लगा हुआ था ये और वर्टिकल हो जाएगा, और फ्यूल की सप्लाई को ये और रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इट विल रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ द फ्यूल इवन मोर। सो सप्लाई क्लोजेस लिटिल बिट, सप्लाई क्लोजेस अ लिटिल बिट, एंड सप्लाई रिड्यूस कर दिया आपने सक्सेसफुली आपने सप्लाई रिड्यूस कर दी। मशीन को आप फिर से अश्योर करने वाले हो कि तुम चिंता मत करना, जब तक राज्यपाल साहब जिंदा हैं तब तक जनता को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मशीन रूपी जनता को स्टेडी स्टेट में रन करने के लिए अगर लोड बढ़ गया है तो सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, अगर लोड कम हो गया है तो सप्लाई कम कर दी जाएगी। राज्यपाल साहब जब तक हैं आपको लोड के घटने बढ़ने से चिंता करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, राज्यपाल साहब विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ राज्यपाल, दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नर। ये गवर्नर की ड्यूटी है, जब लोड इंक्रीज हो तो सप्लाई को बढ़ाए, जब लोड डिक्रीज हो तो सप्लाई को रिड्यूस करे। बट गवर्नर की एक ड्यूटी और भी है, गवर्नर की एक ड्यूटी और भी है कि जब लोड में चेंज ना हो तब वो बॉल्स को मूव ना होने दे। When load increases, governor should increase supply. When load decreases, governor should decrease supply. But सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट पॉइंट है कि when load is constant, then governor should not do anything. जब लोड कांस्टेंट रहे तब गवर्नर को कुछ नहीं करना है। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब जब लोड कांस्टेंट है तो बॉल्स शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ना तो बॉल्स को बाहर मूव करना होगा ना बॉल्स को अंदर मूव करना होगा।
neither the balls must move out nor the balls must move in. So balls, in that case, the balls should be in equilibrium. लेकिन बॉल्स पे तो लगातार एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आप बता दो मुझे, अगर एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रेजेंट है तो बॉल्स को एक गिवन लोड पर एक गिवन एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड पर इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करना होगा? इफ देयर इज एन अनबैलेंस्ड outward centrifugal force, then at one given load, at one given average operating speed, what should be there in order that the balls can be kept at the same radial position at one given speed at one given load? एक गिवन स्पीड पर एक गिवन लोड पर बॉल्स को एक रेडियल पोजीशन पर रखने के लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा? एट वन गिवन स्पीड एंड इनवर्ड रेडियल फोर्स, एग्जैक्टली there should be an inward radial force. There should be an inward radial force equal to omega square r present. उस inward radial force को कहते हैं controlling force. That inward radial force is known by the name controlling force. That inward radial force is known by the name controlling force. Controlling force कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे आएगा, क्यों अराइज होगा, कैसे अराइज होगा? We will discuss that. लेकिन इससे पहले कि हम वो डिस्कस करें, हमें ये जानना होगा कि कंट्रोलिंग फोर्स को लेकर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कंट्रोलिंग फोर्स को लेकर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कंट्रोलिंग फोर्स शुड, चलो ये एक प्रॉब्लम के थ्रू करते हैं, है ना? टू ऑब्टेन यूनिक स्टेबल इक्विलिब्रियम रेडियस ऑफ फ्लाई बॉल्स corresponding to a given engine speed, governor should have controlling force increasing with r, controlling force slope. Governor should have slope of controlling force characteristic less than that of centrifugal force. Governor should have controlling force decreasing with r. Governor should have slope of controlling force characteristic more than that of centrifugal force. This, my dear friends, is a multi-select question. This is a multi-select question. No problem, Ankur, no problem. ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग फोर्स, करेक्ट आंसर है यहाँ पर कंट्रोलिंग फोर्स शुड इंक्रीज विद आर एंड स्लोप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स कैरेक्टरिस्टिक शुड बी मोर देन दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, पहला ऑप्शन करेक्ट है और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? हाउ? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये समझने के लिए आपको ऑपोजिट मानना होता है। मान लो आप कंट्रोलिंग फोर्स आर के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा, कंट्रोलिंग फोर्स आर के साथ डिक्रीज हो रहा है। लेट्स से कंट्रोलिंग फोर्स इज नॉट इंक्रीजिंग विद आर, कंट्रोलिंग फोर्स इज डिक्रीजिंग विद आर। आप जानते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर पर लीनियरली डिपेंड करता है। यू नो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स ऑन आर लीनियरली। Why? Because at one given speed m omega square becomes constant. So it's a relation like y is equal to mx. ये है एक y is equal to mx टाइप की रिलेशन। So my dear friends, एक गिवन r पर तो fc और कंट्रोलिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल हो सकते हैं और इक्विलिब्रियम बिल्कुल पॉसिबल है। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल। लेकिन मान लो, ध्यान से समझियो, हमने मान लिया कि नहीं ये सी ऑप्शन करेक्ट है, हमने मान लिया कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वी अस्यूम दैट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देन ना मैं क्यों मान लूं कि कंट्रोलिंग फोर्स आर के साथ बढ़ना चाहिए? मैं तो मानने वाला हूं कि कंट्रोलिंग फोर्स आर के साथ कम होना चाहिए। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाओ, आपको ये जानना जरूरी है दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर के साथ एक गिवन स्पीड पर आर का लीनियर फंक्शन होता है। इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ आर एट वन गिवन स्पीड।
मान लूं मैं कि कंट्रोलिंग फोर्स डिक्रीज हो रहा है। सर देखो ना, इस पर्टिकुलर आर पर दोनों इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग फोर्स क्या है बच्चे, मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग फोर्स क्या है बेटे, मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग फोर्स एक नेट इनवर्ड रेडियल फोर्स है, जो कैसे, कहां से, कौन देगा, कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी तो आएगा और बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो दोनों इक्वल हैं एट वन गिवन आर, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव की जा सकती है। इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम अचीव की जा सकती है। मान लो किसी वजह से, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम डिस्टरबेंस, बॉल थोड़ी सी इस आर स्टार वैल्यू से बॉल थोड़ी सी बाहर चली गई। मान लो किसी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ और बॉल हल्की सी बाहर चली गई, आर की वैल्यू बॉल के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो यहां इस फिगर के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्ड एक्टिंग कंट्रोलिंग फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बिकम मोर देन इनवर्ड एक्टिंग कंट्रोलिंग फोर्स। Outward acting centrifugal force will become more than inward acting controlling force. And अगर outward acting centrifugal force ज्यादा हो गया तो naturally बॉल को और बाहर ले जाएगा, बॉल को वो और बाहर ले जाएगा, तो और रेडियल पोजीशन आप बाहर बनाएं अगर, तो outward acting centrifugal force is now much more देन इनवर्ड एक्टिंग कंट्रोलिंग फोर्स, वो बॉल को और ज्यादा दूर ले जाएगा। इक्विलिब्रियम तो थी, लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ तो गए काम से। देयर वाज एन इक्विलिब्रियम, बट इफ लिटिल बिट ऑफ डिस्टरबेंस टेक्स प्लेस, देन यू आर डन, देन यू आर गॉन, फिर वापस नहीं आने वाले आप उस इक्विलिब्रियम पे कभी, एंड बॉल लगातार बाहर 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 चली जाएगी एट द सेम स्पीड। एट द सेम स्पीड, स्पीड नहीं चेंज की हमने। अब मान लो आप थोड़ा सा बॉल किसी वजह से थोड़ी सी अंदर की तरफ डिस्टर्ब हो जाए, लेट्स से द बॉल गेट्स डिस्टर्ब्ड अ लिटिल बिट इनसाइड, एंड द बॉल गेट्स डिस्टर्ब्ड अ लिटिल बिट इनसाइड, देन आप देख सकते हो कि इनवर्ड एक्टिंग कंट्रोलिंग फोर्स आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा है। यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट दिस कंट्रोलिंग फोर्स वैल्यू इज मोर, this controlling force value is more and centrifugal force value is less. So centrifugal force is less and controlling force is more. ये more controlling force बॉल को फर्दर अंदर की तरफ मूव कराएगा और बॉल वापस अपनी इक्विलिब्रियम आर स्टार को कभी अचीव नहीं कर पाएगी एट सेम गिवन स्पीड। ये ध्यान रखना दैट गवर्नर का काम है बॉल की रेडियल पोजीशन को चेंज करना, लेकिन तब तक नहीं जब तक लोड ना चेंज हो। It's of course the work of governor to change the radial position of the balls so that valve can be closed or opened, but it should not happen unless there is a load change. Unless there is a load change, it should not happen. So ये equilibrium तो है, but ये equilibrium unstable है, क्योंकि अगर आपने बॉल्स को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया गए काम से, सेम लॉजिक दिया जा सकता है अगर मैं, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सेम लॉजिक दिया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि मान लो कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीज हो रहा हो लेकिन स्लोप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स लेस देन हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। मान लो कंट्रोलिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग बट स्लोप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स इज लेस देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स अभी मैंने मान लिया कि ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की लाइन है, ये कंट्रोलिंग फोर्स की लाइन है, तो कंट्रोलिंग फोर्स मैंने मान लिया कि कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीज करता हुआ मैंने मान लिया। आई अस्यूम कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीजिंग विद आर। अब फिर से एक सर्टेन आर पर तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही आप इस आर से बॉल को डिस्टर्ब करोगे, आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बिकम मोर, इनवर्ड एक्टिंग कंट्रोलिंग फोर्स विल बिकम लेस, outward acting centrifugal force will become more and inward acting controlling force will become less and the ball will be further disturbed outward only. And अगर आपने बॉल को थोड़ा सा किसी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ और बॉल अंदर की तरफ डिस्टर्ब हो गई, तो आप देख सकते हो इनवर्ड एक्टिंग कंट्रोलिंग फोर्स इज मोर and outward acting centrifugal force is less, ball further
अंदर की तरफ डिस्टर्ब होगा। इस तरह का कंटेंट मिल रहा हो और फिर भी जो इग्नोरेंट हो, जो अनभिज्ञ हो, जिनको पता ना चल पाया हो या पता चल पाने के बावजूद किसी के बहकावे में आ गए हों और कहीं और कुछ और फॉलो कर रहे हों, तो मैं सिर्फ उन्हें दया का पात्र मानूंगा और कुछ नहीं। और मैं बहुत ओपनली ये बात कह रहा हूं, सीरियसली ये बात कह रहा हूं। ये भी दिस सेकंड ऑप्शन भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दिस सेकंड ऑप्शन इज आल्सो प्रोवाइडिंग इक्विलिब्रियम नॉनदलेस, बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस सेकंड ऑप्शन इज आल्सो प्रोवाइडिंग इक्विलिब्रियम, लेकिन ये भी अनस्टेबल है। अब आप जरा एक केस वैसा वैसा विजुअलाइज करो, सेंट्रीफ्यूगल कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीज भी हो रहा हो और कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीज। अच्छा, एक चीज आपने और नोटिस की, कंट्रोलिंग फोर्स का इंक्रीज होना गारंटी नहीं है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसीलिए इट शुड हैव कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीजिंग एंड इट शुड आल्सो हैव स्लोप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स कैरेक्टरिस्टिक मोर देन। क्योंकि दूसरे केस में देखो, मैंने कंट्रोलिंग फोर्स को बढ़ता हुआ ही बनाया है आर के साथ। अब आप ले लो एक ऐसा केस जिसमें ए और डी कवर हो रहे हों। नाउ यू टेक वन केस इन विच ए एंड डी आर बीइंग कवर्ड। कौन सा केस? दैट कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीज हो आर के साथ और कंट्रोलिंग फोर्स का स्लोप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के स्लोप से ज्यादा हो। कंट्रोलिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग with R, number one. Number two, controlling force slope is more than that of the centrifugal force. Controlling force is increasing with R and slope is more. एक given R पर equilibrium possible है क्या? बिल्कुल है। आप अगर किसी वजह से बॉल थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, बॉल किसी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, द बॉल इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड अ लिटिल बिट। जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई बॉल किसी और रेडियल पोजीशन पर आपने जाकर देखा, इनवर्ड एक्टिंग कंट्रोलिंग फोर्स इज मोर, आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लेस। जैसे ही आपने बाहर बॉल को डिस्टर्ब किया, आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लेस, इनवर्ड एक्टिंग कंट्रोलिंग फोर्स इज मोर। वो फटाफट वापस बॉल को आर स्टार पर ले आएगा। इट विल ब्रिंग आर स्टार बैक। जनवरी के बदले अभी टेस्ट का डिस्कशन, आई विश आई कुड। मेरे पास पहली बात, ना तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, ना कोई फंडिंग, ना कोई टीम, कुछ नहीं है। मैं अकेला पूरी मैकेनिकल, और वो भी मेरा कोई सब्जेक्ट आप इंडस्ट्री में जो दी बेस्ट पढ़ा रहा हो उस सब्जेक्ट को, उससे जाके कंटेंट कंपेयर कर ले, उससे जाके प्रॉब्लम्स का लेवल कंपेयर कर ले। मैं वंस अगेन कोई अभी तक मेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस नहीं अटेंड किया हो तो वो सोचेगा कि अरे यार, ये इंसान फिर से अपने बारे में बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इतनी मेहनत करता हूं अपने कंटेंट पर कि मुझे हक है बोलने का। आई वर्क so intense, so hard on my content for last 10 plus years that I have the right to say that. And मैं ये ओपनली कहता हूं, कोई कंटेंट अगर मैच करा दे जितना जिस लेवल की प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व की हो किसी भी सब्जेक्ट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन सब्जेक्ट, जो 20-20 साल से पढ़ा रहे हो किसी सब्जेक्ट को, उनका कोई टॉप सब्जेक्ट उठाए और मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ाया होगा, अगर कंटेंट मैच करा दे, मेरा कंटेंट अगर 20% ज्यादा ना हो, मेरे प्रॉब्लम्स की वैरायटी और क्वालिटी अगर 20% ज्यादा ना हो, आई विल शट डाउन दिस चैनल इमीडिएटली, सेम डे। ना, डोंट वरी, ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है कभी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी हैव। एंड अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अंदर की तरफ हुआ, if there is a little bit of disturbance inside, then outward acting centrifugal force is more and inward acting controlling force is more. Outward acting centrifugal force is more and inward acting controlling force is more.
आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉल को वापस आर स्टार पर ले जाने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम भी है और स्टेबल भी है। सर ये स्टेबल क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऐसी हो कि अगर थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस हो तो खुद को वापस लाने की कोशिश करे, ऐसी इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम इन विच इट ट्राइज टू bring itself back, that equilibrium is known by the name stable equilibrium। अब आज के बाद से आपको पता होना चाहिए। वापस आते हैं अपने डिस्कशन पर। दैट मैंने कहा कि जब लोड इंक्रीज हो तो गवर्नर को सप्लाई डिक्रीज करनी होगी, क्योंकि लोड कम है। क्या करोगे फर्जी में फ्यूल वेस्ट करके? और लोड बढ़ जाए तो गवर्नर को फ्यूल सप्लाई बढ़ानी होगी। More consumption is there, more demand is there, so governor should supply more fuel। now गवर्नर को अब ज्यादा फ्यूल सप्लाई करना होगा, लेकिन गवर्नर शुड नॉट डू एनीथिंग इफ देयर इज कांस्टेंट लोड। अगर लोड कांस्टेंट हो तब गवर्नर को कुछ नहीं करना होगा, देन द गवर्नर शुड नॉट डू एनीथिंग। और ये तभी संभव हो सकेगा जब एक इनवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा हो एक गिवन स्पीड पर। एट वन गिवन स्पीड, if there is an inward acting controlling force balancing the centrifugal force, then only this would be possible। तभी ये संभव हो सकेगा। लेकिन कंट्रोलिंग फोर्स सिर्फ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंट्रोलिंग फोर्स को कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी। पहला, कंट्रोलिंग फोर्स को आर के साथ इंक्रीज करना चाहिए। कंट्रोलिंग फोर्स को आर के साथ इंक्रीज करना चाहिए। एंड बीच में मैं ये कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं एंड का मतलब हो जाता है कि सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। कंट्रोलिंग फोर्स शुड इंक्रीज विद आर, बट आई एम राइटिंग और नहीं लिख रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग और, आई एम राइटिंग एंड। कंट्रोलिंग फोर्स शुड इंक्रीज विद आर। कंट्रोलिंग फोर्स आर के साथ बढ़ना चाहिए। एंड कंट्रोलिंग फोर्स का स्लोप should be more than m omega square। कंट्रोलिंग फोर्स का स्लोप m ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। एंड कुछ ऐसे केसेस भी बन सकते हैं जहां पर ये दोनों चीजें पॉसिबल हो, उसके बाद भी स्टेबल इक्विलिब्रियम ना अचीव कर सको आप। These two things are possible and even then you are not able to achieve stable equilibrium। जैसे ये दोनों satisfied होने के बावजूद stable equilibrium नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीज होना चाहिए आर के साथ, और कंट्रोलिंग फोर्स आर के साथ इंक्रीज होना चाहिए, हो रहा है। कंट्रोलिंग फोर्स का स्लोप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, हो रहा है। कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीजिंग विद आर, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड, यस। अरे यार, and this doesn't even come, this erase all button should not be there, or it should be like, it should ask, do you really want to erase everything? जैसे फाइल को डिलीट करने पर पूछता है। FC should increase with R, and कंट्रोलिंग फोर्स का आर के रिस्पेक्ट में स्लोप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के स्लोप से ज्यादा होना चाहिए। बट ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कोई गारंटी नहीं है। देयर इज नो गारंटी ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इवन इफ दीज टू कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड। दो कंडीशन सेटिस्फाइड भी हैं तब भी गारंटी नहीं है। जैसे ये देखो, एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा हो सकता है, कंट्रोलिंग फोर्स आर के साथ इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? चेक। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? चेक। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपैरिजन में कंट्रोलिंग फोर्स का स्लोप भी ज्यादा है। बट आपने बोला था अनअकैडमी छोड़ दिया, बट आपकी एफएम अनअकैडमी पर चल रहा है। बेटा, मैं उनमें से नहीं हूं कि जो कमिटमेंट्स पूरे ना करे। मैं अपने कमिटमेंट्स पूरे करता हूं, मेरी इक्वेशंस ऐसी हैं।
लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रस्ट ऐसा है। आप सोचो, अनअकैडमी जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपना प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरी क्लासेस रन कर रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दैट आई हैव अर्नड इन पीपल्स आईज। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि नो इक्विलिब्रियम एट ऑल, कहीं पर दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ऑल। तो एक कंडीशन और सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि दे शुड एटलीस्ट इंटरसेक्ट समवेयर। ओके, एफ सी एंड एफ सी मस्ट इंटरसेक्ट एम ओमेगा स्क्वायर आर समवेयर। Centrifugal force line at some पॉजिटिव आर, किसी पॉजिटिव आर वैल्यू पर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी। अब मैं आपको ले चलता हूं दोस्त, कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरे डिस्कशन पर, एंड द सेकंड डिस्कशन इज कंट्रोलिंग फोर्स कैसे प्रोवाइड करेगा कोई। कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं। कंट्रोलिंग फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड, गवर्नर्स का पूरा क्लासिफिकेशन, गवर्नर्स की पूरी मैकेनिज्म, गवर्नर्स का पूरा सिस्टम इसी बात से क्लासिफाई किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि हाउ दैट गवर्नर इज प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स वो गवर्नर कैसे प्रोवाइड कर रहा है। कंट्रोलिंग फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय, controlling force can be provided by gravity forces, and controlling force can be provided by spring forces. Controlling force या तो आप ग्रेविटी की मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं या स्प्रिंग की मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रेविटी की मदद से प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, वॉट, पोर्टर और रोयल। एंड स्प्रिंग की मदद से प्रोवाइड करते हैं तो अगेन हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, एक है हार्तुंग, एक है हार्टनेल, वन इज हार्तुंग, वन इज हार्टनेल, एंड अनदर वन दैट्स यूज्ड इन वेरी स्पेसिफिक स्पेशल एप्लीकेशंस इज पिकरिंग। तो कंट्रोलिंग फोर्स एक गवर्नर कैसे प्रोवाइड कर रहा है, इसी बेसिस पर उसे क्लासिफाई किया गया है, ग्रेविटी बेस्ड गवर्नर्स एंड स्प्रिंग बेस्ड सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स। ग्रेविटी बेस्ड गवर्नर्स बहुत आसान है समझने, तीनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में। ऑल थ्री आर वेरी 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 सिमिलर। तीनों के केस में मैं यहां पर एक स्लीव बना देता हूं। लेट मी ड्रॉ अ स्लीव एंड अ fulcrum, and then there is an arm, and that arm is having, then there is an arm and that arm is having a ball attached at the end, and then एक ball arm भी उससे attached है, there is a ball arm attached to that ball at the center, something like this, and वो further एक hinge पर supported है, कहाँ पर? It is further supported on a hinge, where it is further supported on a hinge, where exactly it is supported on a hinge? It is supported on a hinge at spindle, वो स्पिंडल पर सपोर्टेड है। ये किसका स्पिंडल है? गवर्नर का स्पिंडल है। दिस इज द गवर्नर्स स्पिंडल। ओके, बाकी डिटेल्स मैं पहले आपको समझा चुका हूं, तो वी विल नॉट ड्रॉ देम। बाकी रिमेनिंग डिटेल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ देम। In fact, exactly the same thing, exactly the same thing, exactly the same thing is going to be used by porter governor also. तो सर डिफरेंस क्या है फिर पोर्टर गवर्नर और वार्ड गवर्नर में? पोर्टर गवर्नर और वार्ड गवर्नर में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं लेसो सेलेक्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू लेसो सेलेक्ट दिस एंड आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट दिस, एंड देन आई विल एक्सप्लेन
that what exactly is the difference. तो ये हो गया दूसरा वाला पोर्टर गवर्नर. This becomes the second one, that is porter governor. And in fact इसको ना नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं मैं. So there is what governor, and then there is porter governor, and then there is going to be something called royal governor, which will be very similar to porter and what. बस एक छोटा सा डिफरेंस उसमें आएगा, और वो क्या डिफरेंस आएगा बताता हूं अभी आपको. सो ग्रेविटी बेस्ड गवर्नर्स को एक पेज में मैं आपको समझाने वाला हूं. ग्रेविटी बेस्ड गवर्नर्स, ऑल द ग्रेविटी बेस्ड गवर्नर्स, एंड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम इन वन सिंगल पेज. इस केस में क्या होगा, यहां पे ये आर्म ऐसी वर्टिकल हो जाएगी. दिस sleeve arm will become vertical like this, and the ball will be attached here. And of course दोनों arms एक hinge से connected हैं यहाँ पर. Both the arms are connected with the help of a hinge here. This is what? This is porter, and last one is proel. पहला वाला है what, दूसरा वाला है porter, और तीसरा वाला है proel. बट सर पहला दूसरा सेम है. अरे बाबा रुकोगे थोड़ा, पेशेंस. एक इनवर्ड एक्टिंग कंट्रोलिंग फोर्स को अगर मैं जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस देखूं, whatever part I'm highlighting here, if I see the forces acting on that highlighted part, whatever part I'm highlighting here, if I see the forces acting on highlighted part, अगर मैं उस highlighted part पर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस देखूं, ध्यान से समझियो. सो उस highlighted part पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? उस highlighted part पर एक तो highlighted part मतलब बाकी सबसे उसको अलग कर लो. फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री द बॉडी एंड मेक द डायग्राम, फ्री द बॉडी एंड मेक द डायग्राम. अलग से नहीं बना रहा हूं, उसी फिगर में बना दे रहा हूं, लेकिन आप समझ लेना दैट जो हाईलाइटेड पार्ट है सिर्फ वो मेरा सिस्टम है. ओनली द हाईलाइटेड पार्ट इज माय सिस्टम. एंड देन देयर इज गोइंग टू बी द वेट ऑफ द बॉल, then there is going to be the weight of the ball, then there is going to be the weight of the ball, and then there is going to be sleeve का आधा weight इस arm पर और आधा weight इस arm पर. तो यहाँ पर sleeve का आधा weight, let's say that is capital MG. हाईलाइटेड पार्ट पर एक्ट करने वाले तीन फोर्सेस हैं. एक बॉल आर्म का टेंशन, दूसरा स्लीव का हाफ वेट इधर वाली स्लीव आर्म पर एक्ट करेगा, रिमेनिंग हाफ वेट will act on the left part of sleeve arm, and the weight of the ball itself. My dear friends, कहते हैं कि एक रिजल्टेंट फोर्स, बॉल पर एक्ट करने वाला रिजल्टेंट कंट्रोलिंग फोर्स, किसी पॉइंट के अबाउट वही मोमेंट बनाना चाहिए जो सारे एक्चुअल फोर्सेस मिलकर बना रहे हैं. रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए अच्छा ये आपने मैकेनिक्स के डे 1 वाले प्रैक्टिस सेशन में इंक्लूड किया था. हाँ, एक बॉल का वेट mg, दूसरा स्लीव का वेट कैपिटल MG बाई 2, एंड तीसरा बॉल आर्म की टेंशन T. एंड कहते हैं दैट किसी भी पॉइंट के अबाउट resultant force must produce the same moment as produced by all actual forces. एक स्लीव का वेट कैपिटल MG बाई 2, दूसरा बॉल का वेट स्मॉल mg, तीसरा बॉल आर्म की टेंशन दैट इज T. कहते हैं that resultant force must make exactly the same moment about a point as produced by all actual forces acting together. resultant force को उतना ही
और वैसा ही मोमेंट बनाना होगा जितना और जैसा मोमेंट सारे एक्चुअल फोर्सेस मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए वेरिग्नास थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो पॉइंट मैंने चूज किया है वो पॉइंट यहाँ पर है जहां से टेंशन पास हो रही हो और स्लीव से जाता हुआ हॉरिजॉन्टल पॉइंट। वो पॉइंट क्यों चूज किया आपने? क्योंकि वो पॉइंट से टेंशन पास होने की वजह से टेंशन मरेगा और मुझे चाहिए भी नहीं टेंशन। अब लाइफ में टेंशन वैसे भी किसी को नहीं चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस नाउ अप्लाई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैथ्स का क्लास फिनिश किया। गजब सर, गजब, क्या ही तो बात है। मैथ्स क्लास से याद आया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैथ्स के क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए। जो लोग मैथ्स में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हो गेट 2023 में, गो देयर। एंड अमन, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे क्लास में मोमेंट बैलेंस करते हैं। हाँ, मैं भी तो वही कर रहा हूं। तो इफ आई बैलेंस द मोमेंट्स अबाउट आई, नहीं, मोमेंट बैलेंस कैसे कर सकते हैं आप? नो नो, यू कांट बैलेंस मोमेंट्स। इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ एवरी अदर थिंग एक्टिंग। सर एक डाउट है, एवरी अदर थिंग एक्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं है बच्चे, वो एमए है। वो तो हम उसको एक स्यूडो फोर्स की तरह से देखते हैं। वो एमए है। बहुत सारी क्लासेस में मोमेंट बैलेंस करते हैं, आई नो। मोमेंट बैलेंस नहीं कर सकते। ऑल वी कैन डू इज वी कैन ऑल वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई वेरग्नास थ्योरम। हम वेरग्नास थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। What we are going to do is we are going to apply Vergnon's theorem. We are going to apply Vergnon's theorem. We are going to apply Vergnon's theorem. अभी मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट ब्रेक के बाद मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। 2022 के पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन कंट्रोलिंग फोर्स की स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, एंड 2021 में अपीयर हुआ क्लास में, appeared in the class. All right. And similarly, मैं क्लास में डिस्कस करता हूं एक और पॉसिबिलिटी, एंड लेट मी टेल यू, वेरग्नास थ्योरम कहता है दैट कंट्रोलिंग फोर्स का ये वाला कितना हो जाएगा, दिस मच, लेट्स अस्यूम दिस मच एज बी, लेट्स अस्यूम दिस मच एज B, and let's assume this distance as A, and let's assume this distance as C. And बाकी फिगर्स में मैं ये बना नहीं रहा हूं, बाकी फिगर्स में भी सेम फंडा लगेगा। सो FC मल्टीप्लाइड बाई B, ये है कंट्रोलिंग फोर्स का मोमेंट, एंड बाकी इंडिविजुअल फोर्सेस, एक्चुअल फोर्सेस क्या कर रहे हैं, T मल्टीप्लाइड बाई 0। mg कितना प्रोड्यूस कर रहा है, mg प्रोड्यूस कर रहा है mg मल्टीप्लाइड बाई c, एंड कैपिटल mg बाई 2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल mg बाई 2 इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल mg बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस c। अब अगर मैं b से इधर से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड बाई b, देन आई एम गोइंग टू गेट mg मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन b, and I'm going to get capital mg by 2, capital mg by 2, and a upon b plus c upon b, a upon b plus c upon b। मेरे प्यारे दोस्तों, a upon b आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, बहुत क्लियरली देख सकते हो। a upon b is representing this angle, let's call this angle as beta, let's call this angle as beta, and c upon b is representing this angle, let's call this angle as alpha, इस एंगल को कह देते हैं अल्फा। so a upon b is representing the angle beta, and a upon b is representing the angle beta, and c upon b is representing the angle alpha। और इसलिए मैं इनको यहां पर लिख सकता हूं, एंड मुझे कंट्रोलिंग फोर्स मिल जाएगा mg multiplied by c upon b is how much, c upon b is tan alpha, c upon b is tan alpha, and then I have capital mg by 2, a upon b is how much, a upon b is tan beta, a upon b is tan beta, and once again c upon b is tan alpha। मेरे प्यारे दोस्तों, ये tan alpha आपको ऊपर भी दिखेगा, this alpha value is visible here also,
and this alpha value is visible here also, and this beta value is visible here also. नहीं सर, ये नहीं समझ में आया। एकांतर कोण बराबर होते हैं, alternate angles are equal, alternate angles are equal। पोर्टर गवर्नर और वाट गवर्नर सेम लग रहा है। अरे बाबा, मैंने कितनी बार कहा कि थोड़ा पेशेंस, दोनों हैं ही सेम, एक ही डेरिवेशन से दोनों कवर हो जाते हैं। द थिंग इज दैट बीटा 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 बीटा, मैं उनमें से नहीं हूं कि वाट अलग से कवर करो और पोर्टर अलग से क्यों करो। सारे ग्रेविटी बेस्ड गवर्नर्स एक साथ कवर होते हैं। ऑल द ग्रेविटी बेस्ड गवर्नर्स विल बी कवर्ड टुगेदर। न्याउ ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो गाइस, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। ये बीटा अल्फा एंगल जो यहां आपको दिख रहा है ना, ये अल्फा एंगल जो यहां आपको दिख रहा है, यही सेम अल्फा एंगल ऊपर भी अवेलेबल है, एंड उसे मैं लिख सकूंगा दैट सेम अल्फा एंगल। अब मैं दूसरे फिगर को बेटर है कि फ्री बॉडी डायग्राम के बजाय ज्योमेट्री के लिए यूज कर लूं। सेकेंड फिगर आई शुड बेटर यूज फॉर ज्योमेट्री, दैट पोर्टर एंड वॉट दोनों के लिए मैं एक ही डायग्राम रख देता हूं। लेट मी से वॉट एंड पोर्टर, this whole discussion is combined discussion of watt and porter. So if this angle is alpha, then this angle is also alpha, this angle is also alpha, and this angle is beta. If this angle is beta, then this angle is also beta. बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, tan अल्फा को मैं लिख सकूंगा r माइनस सी ए, tan अल्फा को मैं लिख सकूंगा r माइनस सी ए। सी ए क्या है? सी ए है, सी ए है यहां से गवर्नर एक्सिस से पाइवोट की डिस्टेंस। tan अल्फा को मैं लिख सकता हूं r माइनस सी ए अपॉन r माइनस सी ए अपॉन, या सी बी लिख दो, चलो ठीक है, एल ए। tan alpha can be written as r minus ca upon la, and tan beta can be written as r minus cb। यहां से गवर्नर एक्सिस से इस वाले हिंज का जो डिस्टेंस है उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस मच डिस्टेंस, यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस मच डिस्टेंस, क्योंकि बॉल की रेडियल पोजीशन तो सेंटर से मेजर हो रही होगी ना। सो आई कैन राइट tan बीटा इज इक्वल टू, आई कैन राइट tan बीटा इज इक्वल टू r माइनस सी बी अपॉन नीचे वाली आर्म का लेंथ, नीचे वाली आर्म का लेंथ। अगर सी ए और सी बी 0 हो जाए और एल ए और एल बी इक्वल हो जाए तो tan अल्फा और tan बीटा बराबर हो जाएंगे। if CA and CB are roughly approximately 0, मैं मान लूं कि दोनों आर्म्स को लगभग लगभग गवर्नर के स्पिंडल पे कनेक्ट किया गया है। सो लगभग लगभग स्पिंडल की एक्सेस पर कनेक्ट किया गया है। CA is equal to CB is equal to negligible, and if I further assume that LA is equal to LB is equal to L, then my dear friends I'm going to get tan alpha is equal to tan beta। तो मुझे tan alpha और tan beta बराबर मिल जाएंगे। I'm going to get tan alpha and tan beta becoming equal, and for that special case, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में आपको यही मिलने वाला है, लेकिन once again I'm bragging, I always cover this general case in GATE 2022। I always cover this general case in GATE 2022। They happened to ask, my dear friends, mg tan alpha और tan beta बराबर हो गए हैं, so mg tan alpha, and here I'm going to get mg by 2 and 2 tan alpha, 2 से 2 ने 2 को 2 से 2 तक मार दिया। आप ना mg tan alpha कॉमन ले लो, you take mg tan alpha common, and if you take mg tan alpha common, you will have 1 plus capital M upon M।
कैसे याद रखने वाले हो आप इसे? मुझे नहीं पता, याद रखने वाले हो मालूम है। वॉट के केस में स्लीव का मास नेग्लेजिबल होता है। इन केस ऑफ वॉट गवर्नर स्लीव मास इज नेग्लेजिबल एंड यू गेट ओनली mg tan अल्फा। वाई? बिकॉज वॉट ने जो गवर्नर बनाया था उसमें स्लीव का मास बहुत कंसिडरेबल नहीं था। He thought that असली एक्शन बॉल्स की वजह से हो रहा है, स्लीव तो सिर्फ मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए है। Watt was less theoretical, more practical person. So he thought the real action is happening because of balls going out and balls going in. Sleeve is only for manipulating the वॉल्व मैकेनिज्म। स्लीव का अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट तो सिर्फ वॉल्व की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए है। तो उन्होंने बॉल के लिए डेंस मटेरियल यूज किया, स्लीव के लिए बहुत लाइट मटेरियल यूज किया। बट पोर्टर ने इस चीज को इंप्रूव किया कि बॉल को अंदर की तरफ कंस्ट्रेन्ड रखने में एट हाई स्पीड्स मदद करेगा। आप विजुअलाइज तो करके देखो कि W/2 यहां पर जो वर्टिकल लग रहा है ये कैसे बॉल को अंदर कंस्ट्रेंट करने में मदद कर रहा है। जस्ट विजुअलाइज द W/2 एक्टिंग at the end of the sleeve and visualize how that is trying to resist the centrifugal action of controlling force, centrifugal force। किस तरह से centrifugal force tan alpha beta values are wrong, I think. Tan alpha value is R minus CA upon LA and tan beta value is R minus CB upon LB. They are correct. They are correct. मैं फिर से एक बार बता देता हूं, just in case if there is any confusion, let me explain tan alpha and tan beta values once again quickly. Tan alpha and tan beta values are for understanding tan alpha and tan beta values, please focus at this highlighted triangle. इस highlighted triangle पर focus करो। मैथ्स का कोर्स कहां से मिलेगा? बेटा अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स की कोर्स की चिंता बिल्कुल मत करो। आपके लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच आने वाला है। अननेसेसरली ये क्रैश कोर्स के चक्कर में क्यों पढ़ोगे? दिस इज क्रैश कोर्स एंड दिस इज सपोज्ड टू बी ओनली फॉर 2023 स्टूडेंट्स। अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो tan beta can be written as tan alpha can be written as R minus this little margin here upon, अच्छा ओके यस ओके, LA नहीं है, LA को तो चेंज करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, यस, LA स्क्वायर माइनस R माइनस CA स्क्वायर, R माइनस CA होल स्क्वायर, परफेक्ट। एंड tan बीटा भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे। tan बीटा वैल्यू इज गोइंग टू बी R माइनस CB अपॉन LB स्क्वायर माइनस R माइनस CB का होल स्क्वायर। अब एक्चुअली सेम फॉर्मूला आप याद रखने वाले हो, बस वॉट गवर्नर हो तो स्लीव मास को नेग्लेक्ट कर देना, पोर्टर गवर्नर हो तो स्लीव मास को नेग्लेक्ट मत करना। इफ इट इज वॉट गवर्नर देन नेग्लेक्ट द स्लीव मास, इफ इट इज पोर्टर गवर्नर देन डोंट नेग्लेक्ट द स्लीव मास। अगर पोर्टर गवर्नर है तो स्लीव मास को नेग्लेक्ट मत करना। एंड कंट्रोलिंग फोर्स इज गोइंग टू बी mg tan alpha, mg tan alpha and 1 plus sleeve mass divided by sleeve mass divided by ball mass। लेकिन ये ध्यान रखना ये लास्ट वाले फॉर्मूलाज सिर्फ तब वैलिड हैं जब CA CB 0 हो और LA LB दोनों L हो। These last formulas are very restricting formulas. In general, you should always go with this one. In general, अगर CA CB given है आपको, LA LB अलग अलग given है, if LA LB are given different and if CA CB are given not to be 0,
then you go with this one. Okay, otherwise this is the simplified version. अगर सी ए सी बी जीरो हो और एल ए और एल बी इक्वल हो जाए तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. इफ सी ए सी बी बिकम्स जीरो एंड एल ए एल बी वैल्यूज आर equal, then you can use this formula. Proel governor के केस में, in case of Proel governor, my dear friends, nothing changes. Absolutely nothing changes. Same formula applicable होगा. Exactly same formula applicable होगा. So this was combined discussion of Watt and Porter. This was a combined discussion of Watt and Porter. In case of Proel governor, same formula is going to be applicable. बस इस formula में mg tan alpha and 1 plus capital M upon M, बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा एंड दैट इज लैम्डा. लैम्डा है क्या एग्जैक्टली? व्हाट एग्जैक्टली लैम्डा इज? लैम्डा इज द रेशियो ऑफ, लैम्डा इज हाउ मेनी टाइम्स दिस होल डिस्टेंस इज. मैं यहां पर अगर इसको बोल दूं, इसको मैंने पहले ही बोला था b, और इस डिस्टेंस को अगर मैं कुछ नया नाम दे दूं, लेट्स से e, then how many times e is in comparison of b. ये ज्योमेट्री आपको गिवन होनी चाहिए. दिस ज्योमेट्री आप मस्ट बी गिवन टू यू. नहीं, यूट्यूब पर ऑलरेडी 3-4 घंटे का सेशन डेली हो रहा है. रिवीजन प्रैक्टिस ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स, रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स. चलो 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 चलो, ये पहले तो फिगर दे देता हूं मैं आपको फटाफट. लेट मी गिव द फिगर टू यू. अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, स्लीव मास गिवन है आपको एंड द स्लीव मास इज 20 किलोग्राम. Ball mass is also given to you and the ball mass is 2.5 kilogram. And my dear friends, length of each arm is equal. Length of each arm is equal, and that's equal to, let's say, 100 centimeter. Let's say 100 centimeter. And गवर्नर की एक्सिस से बॉल आर्म को पाइवोटेड रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. एंड गवर्नर की एक्सिस से स्लीव आर्म को पाइवोटेड रखा गया है. स्लीव आर्म इज pivoted at a distance of 3 centimeter from governor's axis, and the radial position of the ball corresponding to one certain speed is given to you. Radial position of the ball corresponding to one certain speed is given to you. बॉल की रेडियल पोजीशन गिवन है आपको. बॉल की रेडियल पोजीशन गिवन है. गवर्नर में कभी कभी इनफीजिबल हो जाता है, तो अगर जस्ट इन केस मैं जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं, जस्ट इन केस कुछ इनफीजिबल सा रिजल्ट आ जाए तो प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. गवर्नर समटाइम्स मे प्रोड्यूस इनफीजिबल रिजल्ट्स, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है उस गवर्नर में बेसिकली, बट most probably it will work out. So the governor, the radial position of the ball in the current speed is 72 centimeter. बताएं जरा जल्दी से किस स्पीड पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. At what speed this governor is in stable equilibrium? At what speed this governor is in stable equilibrium? मैंने आपको बताया that एक controlling force हर गवर्नर को कैसे प्रोवाइड करेगा मुझे नहीं पता, प्रोवाइड करेगा मालूम है. कैसे प्रोवाइड करेगा मुझे नहीं पता,
प्रोवाइड करेगा कंट्रोलिंग फोर्स मालूम है, एंड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. वन कंट्रोलिंग फोर्स इज देयर एंड वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज देयर. ध्यान से समझियो. सो वन controlling force is there and one centrifugal force is there. जहां दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां पर इक्विलिब्रियम होगी. इक्विलिब्रियम रेडियल पोजीशन विल बी अचीव्ड at one given speed, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइन एक गिवन स्पीड के लिए है. ये ध्यान रखना. अगर स्पीड चेंज होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइन कुछ और होगी और इक्विलिब्रियम कहीं और रहा करेगी. वो गवर्नर जब लोड चेंज होगा तब करेगा. अगर स्पीड चेंज हुई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइन अपने आप को किसी और स्लोप पर रखेगी और तब इक्विलिब्रियम रेडियल पोजीशन कहीं और हुआ करेगा. वो गवर्नर तब करेगा जब लोड चेंज हो. जब लोड ना चेंज हो तो ये रेड वाली पोजीशन बनी रहनी चाहिए. When the load doesn't change, then this red equilibrium position should be retained. When the load changes, then even centrifugal line becomes different, and a different centrifugal line will intersect the controlling force curve at a different point. So the ball will either move out or will move in. या तो बॉल बाहर मूव करके जाएगी या बॉल अंदर मूव करके आएगी. चलो जी जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग इसको. तो ये पोर्टर गवर्नर है और पोर्टर गवर्नर में मुझे पता है, अभी मैंने कंट्रोलिंग फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया था, दैट mg tan अल्फा प्लस कैपिटल mg by 2 tan अल्फा प्लस tan बीटा. mg tan अल्फा प्लस कैपिटल mg by 2 tan अल्फा प्लस tan बीटा. tan अल्फा प्लस tan बीटा. ध्यान से समझियो. आपको याद दिला दूं, ये एंगल अल्फा था, दिस एंगल वाज अल्फा एंड दिस एंगल वाज बीटा, सो इससे पहले कि आप और कुछ करो, mg और कैपिटल mg तो मालूम ही है, tan अल्फा tan बीटा कैलकुलेट करने होंगे. We must calculate tan alpha and we must calculate tan beta. Tan alpha value is going to become 72 minus 2 centimeter. Tan alpha value is going to become 72 minus 2 centimeter. 72 minus 2 upon under root 100 square minus this 72 minus 2 का whole square. 72 minus 2 का whole square and 100 square. So I'm going to have 100 square minus 72 minus 2 का whole square. 100 square minus this. ध्यान से समझियो. यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा. Okay, Karthik, I'm so sorry for your loss. I'm so sorry. I can understand. Tan beta value आप कैलकुलेट कर सकते हो. Similarly, tan beta value is going to become 72 minus 3 upon 100 square minus 100 square minus 72 minus 3. 72 minus 3 square. ओके. एंड अल्फा और बीटा आ जाएंगे तो mg आपको पता है कंट्रोलिंग फोर्स आ जाएगा. एक बार कंट्रोलिंग फोर्स आ गया तो उसे m ओमेगा स्क्वायर r से इक्वेट करेंगे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जानने के लिए. फॉर नोइंग स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर r is equal to r star centrifugal force m omega square into r star is equal to controlling force value. tan अल्फा tan बीटा कैलकुलेट करें. tan अल्फा tan बीटा कैलकुलेट करके fc में रखें. fc में m और स्मॉल m और कैपिटल m की वैल्यूज गिवन है. इन fc small m and beta is 43.63, but why are you finding out beta and alpha? बीटा और अल्फा क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं आप? हाँ,
वाई आर यू फाइंडिंग आउट बीटा एंड अल्फा? जब tan अल्फा और tan बीटा काफी है तो अल्फा बीटा क्यों? ओके, सो फाइनल ओमेगा इक्विलिब्रियम स्पीड आपको गिवन है कितना? 34.457, 34.457 रेडियन पर सेकेंड, 34.457 रेडियन पर सेकेंड, 329। tan अल्फा है 0.9801, थैंक यू। tan अल्फा है 0.9801। tan बीटा कितना है बेटा? tan बीटा एनीवन, tan बीटा एनीवन, tan बीटा एनीवन, एनीवन tan बीटा वैल्यू? पॉइंट 0.9532। बस बस हो गया, ठीक है। आप जानते हो, कैलकुलेट कर सकते हो आप इस तरह से। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ये लो, मैथ्स की बात हो रही थी, मैथ्स आ ही गया। सर 25 दिनों का क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हुआ है। 90% प्लस आप मैथ्स में स्कोर करने का अगर टारगेट रखते हैं, ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स की ब्रीफिंग, सारे फार्मूलाज की लिस्ट, सारे फार्मूलाज के बेहतरीन पॉइंटेड समरी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और सफिशिएंट क्लास प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपीज मिलने वाली हैं। आज की क्लास आप www.unmatchable.in पर जाकर फ्री देख सकते हैं। क्लास देखने के बाद ही आप जज कर पाएंगे कि कोर्स एक्चुअली वर्थ इट है। ऑल राइट, मत एनरोल करो, पहले जाकर आज की क्लास अवेलेबल है फॉर फ्री, यू कैन वॉच इट, गो एंड वॉच इट, और उसके बाद आप एक बार जाकर पहले आज का सेशन देखो। एक सेशन देखने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप डिसाइड कर पाएं कि हाँ, मुझे ये कोर्स बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में एक बच्चा है बट वो आपका कोर्स लेना चाहता है सिविल ब्रांच, कब वो ज्वाइन कर सकता है? सरोज, बस जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है कोर्स। जनवरी फर्स्ट वीक से 2024 और 2025 का स्टार्ट होगा। नो प्रॉब्लम कार्तिक, नो प्रॉब्लम, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। हाँ, चलो जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट गवर्नर विद बोथ आर्म्स pivoted at governor axis has each arm length 300 centimeter, sleeve lift corresponding to minimum and maximum speed of 30 rpm and 45 rpm would be? ये क्या है? सवाल है, सवाल? अच्छा, सवाल है। What governor with both arms pivoted at governor axis has each arm length 300 centimeter, sleeve lift corresponding to minimum and maximum speed of 30 rpm and 45 rpm would be? एक था वॉट गवर्नर, मिनिमम स्पीड 30 आरपीएम और मैक्सिमम स्पीड 45 आरपीएम के करस्पॉन्डिंग क्या होएगा? चलो जी, देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग। बहुत ध्यान से समझियो। सबसे पहले तो कंट्रोलिंग फोर्स फार्मूला। कंट्रोलिंग फोर्स फार्मूला क्या है? कंट्रोलिंग फोर्स फार्मूला वॉट गवर्नर के लिए है mg tan अल्फा। कंट्रोलिंग फोर्स फार्मूला फॉर वॉट गवर्नर इज mg tan अल्फा। ओके, mg tan अल्फा, कूल, बढ़िया, mg tan अल्फा। अब tan अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? अब अगर सी ए सी बी नेग्लेजिबल है तो tan अल्फा को सीधे सीधे लिखा जा सकता है r अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बहुत सारे रिसोर्सेज में इसको गवर्नर हाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज गवर्नर हाइट।
So I can write mg, and tan alpha can be written as r upon h. tan अल्फा को मैं लिख सकता हूं r upon h. इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? at any steady state speed, at any steady state speed, किसी एक steady state speed पर क्या होगा? किसी एक steady state speed पर controlling force और outward acting centrifugal force दोनों बराबर होने चाहिए. Outward acting centrifugal force and controlling force must be equal. So mgr by h is equal to m omega square r. r ने r को कर दिया पार, r ने r को कर दिया पार और m ने m को कर दिया मार. r ने r को कर दिया पार और m ने m को कर दिया मार. अगर ओमेगा को मैं रख दूं 2 पाई n बाई 60, क्योंकि आरपीएम में गिवन है सब कुछ, स्पीड इज गिवन इन आरपीएम, देन मुझे मिलने वाला है g इंटू 60 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, g इंटू 60 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. यहां से मुझे मिल जाएगा h इज इक्वल टू 894 पॉइंट समथिंग, 8.54 centimeter, 0.552 meter. Oh, that's great. People have already calculated it. Lovely. 9.81 into 60 into 60 upon 4 and upon pi and upon pi. समझे मेरे भाई? 894.56 upon n square. 894.56 upon n square. अच्छा, तो यही फॉर्मूला रटवाया गया हमको 895 अपॉन n स्क्वायर. हाँ हाँ. Good evening. I want to purchase your course for UnMatchable. Himanshu, if you are looking for GATE 2020, will it be beneficial for me at this point of time? Note down my number, please. 700-728-9510. Drop a WhatsApp. I will have to know what is your preparation level. I will have to know. अगर सीधे बोलना हो कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बाय करो. पैसे मतलब सेल वाली पिच देनी हो तो वो अलग बात है. But I'm giving you a genuine suggestion. Note down my number. Drop a WhatsApp 700-728-9510. And I'll know what your level is, where you are currently standing. So I'll suggest the best possible thing. H is equal to 894.56 upon n square. My dear friends, एक स्पीड पर आप गवर्नर हाइट कैलकुलेट कर लोगे और दूसरी स्पीड पर भी आप गवर्नर हाइट कैलकुलेट कर लोगे. At one speed you are going to calculate governor height 30 rpm. अब rpm को चेंज मत करने लगना. Don't change rpm, okay? 894.56 upon 45 square. एक चीज और ध्यान रख लो, अगर ये क्वेश्चन गेट में आया तो जो लोग 895 अपॉन n स्क्वायर रट कर गए होते हैं ना, वो गए काम से. 0.9939, क्योंकि थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में अगर रेंज mismatch हुआ, if the range mismatches a little bit, 0.9939608811 and multiplied by 30 square and further divided by 45 square, 0.44 0.4417 6036. मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझियो. स्लीव लिफ्ट हो जाएगा कितना? स्लीव लिफ्ट हो जाएगा, स्लीव लिफ्ट इज गोइंग टू बी हाउ मच? स्लीव लिफ्ट इज गोइंग टू बी, अगर इनिशियली आप ये पोजीशन देख रहे हो एंड आपने गवर्नर हाइट कैलकुलेट की है इतनी, तो ये हो जाएगा 2h1. दिस इज h1 plus h1, 2h1. This much is h1 plus h1. This much is 2h1. And जब आप स्पीड बढ़ाओगे तब क्या होगा? स्पीड बढ़ाओगे तो बॉल बाहर जाएगी और स्लीव ऊपर जाएगी. As you are going to increase the speed, sleeve will move up and ball will move out. Sleeve will move up and ball will move out. Something like this. Sleeve
ऊपर मूव करेगा, बॉल बाहर की तरफ जाएगा। एट सम ग्रेटर स्पीड सम अदर रेडियल इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी पॉसिबल। किसी और स्पीड पर कोई और रेडियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल होगा। एंड ये हाइट भी आपने कैलकुलेट कर ली है 2h2। ये हाइट भी आपने कैलकुलेट कर ली है 2h2। वेरी क्लियरली स्लीव का जो लिफ्ट हुआ है वो है 2h1 और 2h2 का डिफरेंस। द लिफ्ट ऑफ द स्लीव is the difference of 2h1 and 2h2। 110.76 सेंटीमीटर, 110.76 सेंटीमीटर, 110.76 सेंटीमीटर। दिस इज द लिफ्ट ऑफ द स्लीव। सर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, आपने जब इस फिगर को रेड से ब्लू होते हुए दिखाया तो आपने नीचे वाले पॉइंट को उठा के ऊपर कर दिया, ऊपर वाले पॉइंट को क्यों नहीं चेंज किया? ओ भाई तुम पाइवोट को कैसे, मतलब ये हिंज है तो हिंज को कैसे खींच लोगे बताओ? सर हिंज तो यहां भी है। हाँ लेकिन हिंज स्लीव पर है ना, स्पिंडल पर तो नहीं है ना। सो दैट स्लीव इटसेल्फ कैन मूव। Hinge at the top is inbuilt to the spindle. So top hinge cannot move anywhere, but the bottom hinge is only inbuilt to sleeve. So sleeve can always move up. Sleeve move up हो जाएगा। 895 लेने से 9 सेंटीमीटर कम आ रहा है। ओके, इसे ही तो कहते हैं फंडामेंटल्स और कंसेप्चुअल लर्निंग की पावर। इसे ही तो कहते हैं फंडामेंटल्स और कंसेप्चुअल लर्निंग की पावर। एक चीज मैं आपको यहाँ पर फिनिश करने से पहले और मैं चाहता हूं कि आप देख लें। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग बिफोर वी मूव अहेड आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आगे बढ़े इससे पहले एक आई वुड लाइक यू टू सी जस्ट वन मोर थिंग, एंड दैट वन मोर थिंग इज व्हाट? That one more thing is that ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? 30 आरपीएम, 45 आरपीएम और स्लीव लिफ्ट हो गई, आर चेंज हो गया। What the hell is happening? कभी R1 रहा करता था, कभी R1 रहा करता था, एंड वो R1 चेंज होके अब R2 हो गया है। So what exactly is happening? क्या कंट्रोलिंग फोर्स चेंज हो रहा है? नो, कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ कोर्स इज चेंजिंग, बट कंट्रोलिंग फोर्स का कर्व नहीं चेंज हो रहा। आप क्या चेंज कर सकते हो बताओ मुझे? एम चेंज कर सकते, जी चेंज कर सकते, या फिर बहुत ज्यादा एम जी तो चेंज आप कर नहीं सकते। सो कंट्रोलिंग फोर्स विल कीप चेंजिंग, बट उसका वेरिएशन आर के साथ चेंज नहीं होगा। इट विल बी अ फिक्स्ड कर्व, इट विल बी अ फिक्स्ड कर्व। ये लिफ्ट वाला पार्ट मैं यहां लिख दूं? नहीं, अब नहीं लिख सकता, मूव करा चुका हूं। तो कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज गोइंग टू बी अ फिक्स कर्व। जब आप 30 आरपीएम पर रन कर रहे होते हो, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड कर्व। ध्यान से समझियो, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज अ फिक्स्ड कर्व। जब आप 30 आरपीएम पर रन कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइन का स्लोप कुछ और है, और वो कंट्रोलिंग फोर्स को कहीं और मिलेगा। वो कंट्रोलिंग फोर्स को कहीं और मिलेगा, वो आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जब आप 45 आरपीएम पर रन कर रहे हो तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्लोप ही चेंज हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस लाइन से रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, एक डिफरेंट लाइन से रिप्रेजेंट होगा। Centrifugal force will be represented by a different line. So this is corresponding to 30 rpm and this is corresponding to 45 rpm. At different speeds we have different R values. क्या ही तो बात है। अब मैं आपको ले चलता हूँ spring based governors पर। Now I take you to spring based governor.
देता हूँ बिफोर आई कवर स्प्रिंग बेस्ड गवर्नर. So here we have one blank slide already. Let's add one more. Let's add one more. स्प्रिंग बेस्ड गवर्नर्स में ऐसा नहीं है कि हम ग्रेविटी की हेल्प नहीं ले रहे. स्प्रिंग बेस्ड गवर्नर्स में भी ग्रेविटी की हेल्प ले रहे. इवन इन स्प्रिंग बेस्ड गवर्नर्स वी आर स्टिल in spring based governors we are still taking the help of gravity. अभी भी ग्रेविटी की हेल्प हम ले रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ हम स्प्रिंग की हेल्प भी ले रहे होंगे. एंड मैं सिंपली डिजाइन को इवॉल्व करना चाहूंगा स्टार्टिंग विद प्रोएल गवर्नर. मैं डिजाइन को इवॉल्व करता हूं स्टार्टिंग विद प्रोएल गवर्नर. ये प्रोएल गवर्नर की डिजाइन आपने देखी थी. दिस डिजाइन ऑफ प्रोएल गवर्नर यू हैव ऑलरेडी सीन ना. सो स्प्रिंग बेस्ड गवर्नर्स में एंटर करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. अब इसमें अगर मैं ये टेढ़ी मेढ़ी आर्म को, जो बॉल आर्म है इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी, इस टेढ़ी मेढ़ी आर्म को अगर मैं थोड़ा सा, इस टेढ़ी मेढ़ी आर्म को बहुत ध्यान से समझियो. बी वेरी 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 अटेंटिव. ये वाला जो रेड से मैं जिसकी शेडिंग कर रहा हूँ, रेड से जिसकी मैं कलरिंग कर रहा हूँ, इसको मैं अगर इसका शेप थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसका शेप ऐसा कर दूं, कोई समस्या है ना. मैन्युफैक्चर करना आसान रहेगा. इसका शेप चेंज कर दिया मैंने, एंड देन जो बॉल आर्म कहलाती थी वो यहां आके सीधे कनेक्ट होगी. द बॉल आर्म विल बी कनेक्टेड डायरेक्टली लाइक दिस. That arm will be connected something like this. That arm will be connected something like this. कहाँ connected? Spindle पे connected. It will be connected to the spindle. It will be connected to the spindle. Okay? So spindle पे जाके connect हो गया. मैंने कुछ प्रोएल गवर्नर को थोड़ा सा इवॉल्व कर दिया, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिया. I simply improvised प्रोएल गवर्नर a little bit. अभी इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज इट अ लिटिल बिट मोर. ध्यान समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू चेंज इट अ लिटिल मोर. दैट वी आर गोइंग टू से दैट ये जो आर्म सीधे यहां से स्पिंडल पे पाइवोटेड है, अगर मैं इसे यहां पे ये पाइवोटेड है, यहीं पे पाइवोटेड रहेगी, आप चिंता बिल्कुल मत करें. यहां पे पाइवोटेड है, यहां पे भी पाइवोटेड रहेगी. लेकिन अगर मैं इसे एक डिफरेंट थोड़ा सा शेप दे दूं, कोनो समस्या नहीं है. इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा दैट अब मैं स्लीव की ग्रेविटी के साथ साथ स्लीव की ग्रेविटी तो बॉल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट अंदर रखने में मदद करती ही है. Sleeve's gravity, of course, helps keeping the ball constrained against centrifugal force. Centrifugal force के against वो एक, देखो ना, जिस तरह से स्लीव का ग्रेविटी पूरे लीवर को, पूरे बॉल आर्म को, स्लीव का ग्रेविटी जिस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट करके हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऑपोजिट कंस्ट्रेंट रखने की कोशिश कर रहा है. like the gravity of the sleeve is trying to keep the entire ball arm constrained opposite to, resisting the action of the centrifugal force. इसी रेजिस्टेंस में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस और ऐड कर दूं मैं तो इसी रेजिस्टेंस में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस और ऐड कर दूं मैं तो
गलत साइड ऐड कर दिया, आई एम सो सॉरी। इसी रेजिस्टेंस में मैं एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस और ऐड कर दूं तो दैट रेजिस्टेंस इज स्प्रिंग। अगर वो स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड रहे हमेशा, अगर वो स्प्रिंग हमेशा कॉम्प्रेस्ड रहे तो आप देख सकते हैं कि वो बॉल को हमेशा इनवर्ड पुश करेगा। इस अरेंजमेंट को कहते हैं हार्टुंग गवर्नर। दिस अरेंजमेंट इज नोन बाय द नेम हार्टुंग गवर्नर। इस अरेंजमेंट को कहते हैं हार्टुंग गवर्नर। दिस अरेंजमेंट इज नोन बाय द नेम हार्टुंग गवर्नर। ध्यानम से समझियम। इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जो आप ऑलरेडी समझ नहीं चुके हो, जो आप ऑलरेडी सीख नहीं चुके हो। मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा टिल्टेड मान लेता हूं। आई assume its position tilted a little bit. General, any general radius r, any general radius r, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि वो मिडिल पर हो एग्जैक्टली। सो मैंने इसको किसी अल्फा एंगल पर मान लिया। आई एम नॉट assuming it exactly at the vertical position. आई एम assuming it tilted by some alpha angle, क्योंकि एक ही पोजीशन पर तो नहीं रहेगा, इट विल कीप चेंजिंग पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन स्पीड। अब आप उस बॉल आर्म पर क्या क्या फोर्सेस हैं बता दो मुझे। टेल मी व्हाट फोर्सेस द बॉल आर्म इज हैविंग। अब इनफैक्ट इसी में दो पार्ट्स को अलग अलग कहते हैं, बॉल आर्म और स्लीव आर्म। ये वाला कहलाता है बॉल आर्म, इसको मैं बी से डिनोट करने वाला हूं, और ये वाला कहलाता है स्लीव आर्म, इसे मैं ए से डिनोट करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डिनोट दैट बाई ए। माय डियर फ्रेंड्स, this is going to be mg, and this is going to be capital mg upon 2, कैपिटल mg अपॉन 2। कहते हैं कंट्रोलिंग फोर्स को उतना ही और वैसा ही मोमेंट प्रोड्यूस करना होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट जितना और जैसा मोमेंट सारे एक्चुअल फोर्सेस मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ भाई, मैं एच वाई और सॉरी आर वाई और आर एक्स बना दूं, नहीं तो लोग इसमें भी भड़क जाएंगे कि अरे सर आपने हिंज पे रिएक्शंस क्यों नहीं बनाई। हालांकि उनका कोनो रोल नहीं है, वो सिर्फ यहां मटकने के लिए हैं। While solving why we don't take moment from the point of application of tension, it is up to you. You can take. I don't have a problem. Verigna's theorem is applicable for any point of the plane. So you can take moment about any point of the plane. Okay? Now, ये कितने एंगल से टिल्टम भवोती, अल्फा एंगल, और ये कितने एंगल से टिल्टम भवोती, दिस इज अगेन अल्फा एंगल, दिस इज अगेन अल्फा एंगल। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कंट्रोलिंग फोर्स को उतना ही और वैसा ही फोर्स प्रोड्यूस करना होगा जितना और जैसा फोर्स सारे एक्चुअल फोर्सेस मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कंट्रोलिंग फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग फोर्स का मोमेंट हो जाएगा FC multiplied by B cos alpha. Controlling force moment is going to become FC multiplied by B cos alpha, and capital mg by 2 का moment is going to become capital mg by 2 का moment is A cos alpha, capital mg का moment is A cos alpha, and small mg का moment is B sin alpha. B sin alpha. Now B से डिवाइड कर दो आप तो आपको FC मिल जाएगा। FC value is going to be capital mg by 2 and A divided by B. Cos alpha and cos alpha will become 1. Cos alpha and cos alpha will become 1, and mg multiplied by B. B से B फिर से कैंसिल हो जाएगा, and sin alpha and cos alpha का रेशियो will become tan alpha. First of all, m is less than First of all, m is much less than capital M. Second thing, अल्फा बहुत चेंज नहीं होता है, अल्फा बहुत चेंज नहीं होता है, इसलिए tan alpha values will be very 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 small. Tan alpha values will be very 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 small, and इसलिए second term को हम neglect कर सकते हैं. If I neglect the second term, I'm going to get mg by 2 and A divided by B. ये ध्यान रखना, B for ball arm and A for sleeve arm. B for ball arm and A for sleeve arm. हाँ, स्प्रिंग फोर्स भी होगा, आई एम सो सॉरी। स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय
वो एक्चुअली बीच में प्रशांत का डाउट आंसर करने लगा एंड इट जस्ट स्लिप्ड. Spring force multiplied by b cos alpha. b cos alpha. So spring force multiplied by b cos alpha, middle term negligible होगा, बाकी b और cos alpha से डिवाइड करोगे तो those both things are going to get cancelled. My dear friends, I'm going to get mg by 2 a by b plus spring force. Spring force को मैं लिख सकता हूँ k multiplied by deflection of the spring. Spring force can be written as कैपिटल mg. तो यहां पर कौन कौन कंट्रोलिंग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंट्रोलिंग फोर्स एक तो मैंने बताया था ग्रेविटी से तो मिल ही रहा है. कंट्रोलिंग फोर्स इज एनी वे गेटिंग अचीव्ड थ्रू ग्रेविटी, बट स्प्रिंग फोर्स भी उसमें मदद कर रहा है. स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जाननी होगी. वी विल हैव टू नो द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स. लेट्स से स्प्रिंग फोर्स इज स्प्रिंग डिफ्लेक्शन इज डेल्टा एस. लेट्स से ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. If we take moment from the point of application of tension, we will not have to consider the tension and forces acting on balls, right? So what's the point are you trying to make? I said now that apply Verigna's theorem about any point. There is absolutely no problem. You want to do like that? Do like that. Huh, then your point is fair enough. Then your point is fair enough that mg और t दोनों का मोमेंट जीरो हो जाएगा और कैपिटल mg का मोमेंट है नहीं क्योंकि कैपिटल m इज नेग्लिजिबल. तो fc कैसे प्रोवाइड हो रहा है? बट फिर fc का मोमेंट भी तो जीरो हो गया. No, mg doesn't get neglected. Prashant is unnecessarily trying to create confusion when there is no confusion. fc कैसे कैलकुलेट करोगे फिर? fc कैसे कैलकुलेट करोगे फिर? fc भी तो वहीं से पास हो रहा है. नो, fc doesn't become zero. fc का मोमेंट बिकम जीरो. So there is no way you can apply Verigna's theorem about the same point from where resultant is passing. जहां से रिजल्टेंट पास हो रहा है वहीं के अबाउट अगर वेरिग्नास थ्योरम यूज करने लगोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेरिग्नास थ्योरम से नहीं, फिर आप सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई से निकाल लो. देन यू ट्राई फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट यूजिंग सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई. ओके, चलो नाउ लेट अस फोकस एट दीज थिंग्स. चलो दीज थिंग्स यू कैन डिस्कस इन डीपीपी डिस्कशंस ग्रुप एज वेल. चलो 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 mg by 2 a by b and plus k delta s. How do we get this k delta s value? How do we get that k delta s value? ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. My dear friends, एक सबसे मिनिमम पोजीशन जो होगी, एक सबसे मिनिमम पोजीशन जो होगी बॉल की, वो होगी फुल लोड कंडीशन पर. फुल लोड कंडीशन पर स्पीड कम, फुल लोड कंडीशन पर बहुत ध्यान से समझियो. फुल लोड कंडीशन पर स्पीड कम, स्पीड विल बी लेस एंड स्पीड लेस स्पीड पे लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस you will be
available at less R. Let's say at full load condition, let R is equal to R not at full load condition. मान लेता हूं मैं फुल लोड कंडीशन में R की वैल्यू है R नॉट। उस समय स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी? उस समय स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पर रखेंगे हम। क्यों नेचुरल लेंथ पर रखेंगे? ताकि यहां से थोड़ी भी स्पीड बढ़े, थोड़ा भी लोड रिड्यूस हो, ध्यान से समझियो। हाँ 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 हाँ, वी हैव टू डू बैलेंसिंग एज वेल टुडे, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सेलरेट, दैट्स व्हाई। सो इसीलिए प्रशांत को मैंने बोला, बाकी हिज पॉइंट सीम्ड जेन्युइन, बट प्रॉब्लम ये है कि एफसी कैलकुलेट करने के लिए जहां से एफसी पास हो रहा है वहीं से वेरिग्नास थ्योरम नहीं ले सकते। नाउ फोकस योरसेल्फ हियर एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग। फोकस योरसेल्फ हियर एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट इसमें से अगर मैं ये वाली पोजीशन को डिलीट कर दूं, नहीं ये डिलीट नहीं होगी, ये परमानेंट है, चलो इसी में समझो। ट्राई अंडरस्टैंडिंग इन दिस वन ओनली दैट एक समय ऐसा आएगा जब बॉल एकदम अंदर होगी, वो होती है फुल लोड कंडीशन। फुल लोड कंडीशन मिनिमम पॉसिबल रेडियस, फुल लोड कंडीशन मिनिमम पॉसिबल रेडियस, एंड एट दैट टाइम स्प्रिंग का लेंथ इज केप्ट एट नेचुरल लेंथ। क्यों नेचुरल लेंथ पर? क्यों? ताकि वहां से लोड थोड़ा भी डिक्रीज हो, और लोड डिक्रीज होने का मतलब डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो मशीन को लगा रहे वाह डिमांड कम, अब मेरी काइनेटिक एनर्जी में सप्लाई उतनी ही है, बढ़ा सकती हूं, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो स्प्रिंग हमेशा कॉम्प्रेस होनी चाहिए, इसलिए स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पर यहां रखना होगा मिनिमम पॉसिबल आर पर, ताकि थोड़ा भी स्पीड चेंज हो मिनिमम पॉसिबल आर से तो स्पीड हमेशा कॉम्प्रेस हो, स्पीड कॉम्प्रेस हो तो वो इनवर्ड फोर्स ही लगाए। At minimum possible radial position of the ball, we will have to keep the spring at natural length so that any change in speed and the ball always, any change in speed and the spring only gets compressed, spring gets compressed, then it applies an inward force. इस पोजीशन में आप देख सकते हो R नॉट प्लस L नॉट। किसी और पोजीशन में, किसी और पोजीशन में आप देख सकते हो R प्लस उस समय स्प्रिंग का लेंथ। As you observe, R plus L and R naught plus L naught, they both are equal. As you observe, R plus L and R naught plus L naught, they both are equal. R naught plus L naught and R plus L, they are equal, but L naught minus L तो स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है, जिसे आप R माइनस R नॉट लिख सकते हो, और इस तरह से कंट्रोलिंग फोर्स मेरे पास है mg/2 एंड a अपॉन b प्लस k मल्टीप्लाइड बाई R माइनस R नॉट। ये ध्यान रखना, ग्रेविटी बेस्ड गवर्नर्स में मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक फोर्स नॉन लीनियरली चेंज होता है, लेकिन यहां पर कंट्रोलिंग फोर्स लीनियरली चेंज होगा R के साथ। Here controlling force is going to change linearly with R. Here controlling force is going to change linearly with R. If I take minimum possible constant radial position for one given governor, inside the first term I get something plus KR. So controlling force characteristic is linear. Controlling force characteristic is linear. Okay. अब तक आपने देखा वॉट गवर्नर का कंट्रोलिंग फोर्स mg tan अल्फा हुआ करेगा, पोर्टर गवर्नर का कंट्रोलिंग फोर्स स्पेशल केस के लिए mg tan अल्फा एंड 1 प्लस कैपिटल M अपॉन M हुआ करेगा। रॉयल गवर्नर का कंट्रोलिंग फोर्स
अगेन सेम mg tan alpha and 1 plus capital M upon small m divided by lambda. Hartung governor का controlling force will be equal to capital mg by 2 multiplied by sleeve arm upon ball arm plus k multiplied by r minus r naught. सर आपने तो कहा था कंट्रोलिंग फोर्स आर के साथ चेंज होता है, पहले 3 फार्मूलाज में तो आर नहीं है। ओ भाई tan अल्फा में आर छिपा हुआ है और वो भी नॉन लीनियरली छिपा हुआ है। tan अल्फा इज हैविंग आर एंड it's not only having r, it's having r in a very non-linear manner. It's having r in a non-linear manner. So these are controlling force variations for the 4 governors. बाकी 2 governors के लिए हार्टनेल गवर्नर में हम क्या करते हैं, हार्टनेल गवर्नर में स्प्रिंग फोर्स को हम स्लीव पर ही ऐड कर देते हैं। स्प्रिंग को वहां दुनिया दूर में लगाने से क्या मतलब, स्प्रिंग यहीं लगाओ, यहीं लगाओ, यहीं लगाओ, यहीं लगाओ, स्प्रिंग यहीं लगाओ, यहीं लगाओ, यहीं लगाओ। जैसे ही स्लीव ऊपर होने को मूव करेगा, the moment the sleeve is going to have a tendency to move up, spring force will apply a downward force. So simply add mg में spring force. Simply add same formula, but spring force अभी तक आप अलग से ऐड कर रहे थे, अब आप mg में ऐड कर दो। हार्टनेल गवर्नर के केस में स्प्रिंग फोर्स को mg वाले टर्म में ऐड कर दो। तो जो हार्टन गवर्नर का फॉर्मूला है उसमें बस mg वाले टर्म में स्प्रिंग फोर्स ऐड कर दो, और ये ध्यान रखना क्योंकि वो दोनों आर्म्स पर डिवाइड होगा सेंटर में लगने के कारण, इसलिए mg प्लस fs बाई 2 होगा। Therefore it will become mg plus fs by 2. कोई भी इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना हो, एक होता है पिकरिंग गवर्नर। पिकरिंग गवर्नर के लिए याद रख लो, फॉर पिकरिंग गवर्नर डू रिमेंबर कंट्रोलिंग फोर्स वैल्यू। Controlling force value is k multiplied by r minus r naught, and k value is 192 EI upon L cube. K value is, ये तो सोम का फॉर्मूला लग रहा है। हाँ, ये EI upon L cube ये सोम का फॉर्मूला लग रहा है सर। हाँ, है सोम का फॉर्मूला। पिकरिंग गवर्नर क्या करता है, पिकरिंग गवर्नर simply adds an elastic filament between the sleeve and the spindle का टॉप। स्पिंडल के टॉप और स्लीव के बीच में पिकरिंग गवर्नर क्या करता है, ध्यान से समझियो, बहुत लाइट एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जा सकता है ये। इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरी लाइट एप्लीकेशंस। सो बिटवीन द स्लीव and top of the spindle, I'm going to add a rectangular blade। एक रेक्टेंगुलर ब्लेड ऐड कर दी और उसके सेंटर पे वेट लगा दिया। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बॉल आई एम यूजिंग दिस वेट एट द सेंटर। इसकी इनिशियल पोजीशन जो है, उसे हम कहते हैं आर नॉट। एंड जब लोड बढ़ेगा तो ये रेक्टेंगुलर फिलामेंट जो है ये फील करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंटर पर आउटवर्ड, समथिंग लाइक दिस। एंड एक फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन होता है, सेंट्रल डिफ्लेक्शन होता है। सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ अ फिक्स बीम इज WL क्यूब अपॉन 192 EI। तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट होगा तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा कि ये बिना स्लीव को ऊपर मूव करे, बिना स्लीव को ऊपर खींचे डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। इट कांट डिफ्लेक्ट विदाउट ब्रिंगिंग द स्लीव अप। इट कांट डिफ्लेक्ट विदाउट ड्रैगिंग द स्लीव अप। जब वो वर्टिकल बीम सेंट्रल लोड के कारण डिफ्लेक्ट होगी तो कर्वेचर बनेगा तो इट विल नेचुरली ब्रिंग द स्लीव अप, वो स्लीव को ऊपर लाएगा ही लाएगा। दैट इज पिकरिंग गवर्नर। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं उसको।
Somebody wants to take the screenshot, take it, because I'm actually going to rub that. चलो अच्छा, नहीं रब करता हूँ। हाँ, पढ़ा है, पढ़ा रहने दो। पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सर? पीडीएफ ये लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लिया करो, है ना? कुछ यूजफुल चीजें हैं आपके लिए। मैथ्स का क्रैश कोर्स है, एक बेहतरीन प्रैक्टिस प्रोग्राम है जिसमें आपको अल्टीमेट टेस्ट्स मिल रहे हैं। सो ये कंट्रोलिंग फोर्स फार्मूलाज को आप यूज करने वाले हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। With centrifugal force, you are going to use all these controlling force formulas. Watt governor, Porter governor, Royal governor, Hartung governor, Hartnell governor, Pickering governor. At one given speed, simply equate FC with m omega square r. What about governor's lift? What about governor's lift? वॉट पोर्टर प्रोएल के लिए याद रखें, गवर्नर हाइट कैलकुलेट करें, calculate the governor height and 2 multiplied by governor heights का डिफरेंस। स्प्रिंग गवर्नर्स के लिए इट्स इजी, बॉल आर्म मल्टीप्लाइड बाय R2 minus R1, R2 minus R1 upon ball arm will also give you the same angle as the angle given by sleeve lift upon sleeve arm। तो स्लीव लिफ्ट को स्प्रिंग बेस्ड गवर्नर्स में आप लिख सकते हो, स्लीव लिफ्ट अपॉन ए इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन बी इज इक्वल टू थीटा। तो लिफ्ट क्या मिलेगा? लिफ्ट मिलेगा R2 माइनस R1 अपॉन बी, R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन बी। सिग्नेचर भूल गए आप? कर देता हूं सिग्नेचर, ऐसी क्या बात है। I would like to do that in blue.
ये है पोर्टर गवर्नर की पूरी कहानी और मेरी जुबानी। R2 R1 कैसे कैलकुलेट करोगे? एम ओमेगा वन स्क्वायर R1 से इक्वेट करो कंट्रोलिंग फोर्स को तो R1 आ जाएगा। एम ओमेगा टू स्क्वायर R2 से इक्वेट करो कंट्रोलिंग फोर्स को तो R2 आ जाएगा। यू इक्वेट द कंट्रोलिंग फोर्स विद एम ओमेगा वन स्क्वायर R1 and you are going to get, you equate controlling force with m omega 1 square R1 and you are going to get R1 value, and you equate controlling force with m omega 2 square R2 and you are going to get the R2 value. You are going to get the R2 value. And R1 R2 एक बार मिल गए तो स्लीव लिफ्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्प्रिंग के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ग्रेविटी के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रेविटी के 3 प्रॉब्लम्स हमने किए थे। स्प्रिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई सॉल्विंग द स्प्रिंग प्रॉब्लम्स। A Hartung governor has sleeve mass 10 kilogram. Each fly ball has 2.5 kilogram. Length of sleeve arm 12 centimeter and length of ball arm 20 centimeter. Okay. At full load speed of 300 rpm, spring is at its natural length. Find the equilibrium radial position of each ball, each fly ball corresponding to a speed of 400 rpm. No break. नहीं, मैं तो ब्रेक लूंगा भैया। एक ज्यादा नहीं, 10 मिनट का ब्रेक तो लूंगा मैं। I'll take the break. I'm so hungry. तो थोड़ा सा खाऊंगा तो एनर्जी आएगी, है ना? क्योंकि 2.5 से 2.75 घंटे मैथ्स की क्लास और उसके बाद लगातार यहाँ भी। हालांकि ऐसा कुछ थकान वकान नहीं है, लेकिन it's better to eat something. A Hartung governor has sleeve mass 10 kilogram. Each fly ball mass is 2.5 kilogram. So this is easy. आपको पता है, आपको corresponding to 400 rpm पूछा गया है। Corresponding to 400 rpm. So you are going to equate m omega square r to controlling force. M omega square r to controlling force. Controlling force is nothing but mg by 2 multiplied by sleeve arm upon ball arm. इसमें कभी कंफ्यूज हो जाना, मान लो कंफ्यूज हो जाओ तो मान लो कंफ्यूज हो जाओ इसमें थोड़ा भी कभी, तो फटाफट डायग्राम बना के देख लेना। फटाफट डायग्राम बना के देख लेना। स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगता है और mg by 2 ऐसा लगता है। सो mg by 2 एक्चुअली a डिस्टेंस पर लग रहा है तो a से मल्टीप्लाइड होना चाहिए। एंड fs और fc दोनों b डिस्टेंस पर लग रहे हैं तो b से मल्टीप्लाइड होने चाहिए। सो fc फिर b से डिवाइड करते हो एंड फाइनली यू गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ capital M is given, sleeve mass is given 10 kilogram. Sleeve mass is given 10 kilogram and sleeve arm given है आपको 12 सेंटीमीटर। एंड क्योंकि रेशियो है, मैं चलो यूनिट चेंज ही कर दो, नहीं तो परेशान होते हैं लोग। एंड बॉल आर्म का लेंथ है 0.2 एंड मास कितना है बेटा? मास इज हाउ मच? मास ऑफ द बॉल इज 2.5 किलोग्राम। Mass of the ball is 2.5 kilogram. Omega is given to you 300 rpm. Omega is given to you 300 rpm. अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, not 300 rpm, 400 rpm it is. अगर आप चाहते हैं R कैलकुलेट करना तो आपको स्प्रिंग फोर्स फाइंड आउट करना होगा। बाय द वे, स्प्रिंग का स्टिफनेस देना मैं भूल गया हूं। स्प्रिंग का स्टिफनेस इज गिवन एज 24 किलो न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 24,000। दिस इज टू मच, लेट्स गिव 6 किलो न्यूटन पर मीटर। 6,000 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय R माइनस R नॉट। R माइनस R नॉट। अब ये समस्या हो गई, R नॉट कैसे मिले? R नॉट कैसे मिले?
ये समस्या हो गई, आर नॉट कैसे मिले। इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है दैट 300 आरपीएम, दैट 300 आरपीएम पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। This is why that information is given that at 300 rpm, that is the full load speed, spring is at its natural length. Ball mass मालूम है, speed मालूम है, a b values मालूम है, capital M की value मालूम है, capital M value known, small m value known, omega at which you have to find out r value, that omega is also known, spring stiffness known, spring stiffness known, but एक मिनिमम रेडियस पे बॉल ऑपरेट करती है और उस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है कब? फुल लोड कंडीशन में। इन द फुल लोड कंडीशन द बॉल इज एट इट्स मिनिमम रेडियस एंड स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। यहां से आपको आर नॉट मिल जाएगा। यूजिंग दिस you will get R naught value. Once you get R naught value, you can put that there in equation 1 and then you are done. R naught का value हो जाएगा capital mga upon 2b omega m omega square, 2b m omega square। अब आप इसे यूज करोगे, m omega square r is equal to capital mg by 2 a by b plus fs value is k multiplied by r minus r naught. Now you can calculate. ये एक बार फिर से आप समझ लो दैट बॉल को मिनिमम रेडियस पर स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पर क्यों रखते हैं? Why do we keep spring at its natural length? Why do we keep spring at its natural length at full load condition? We keep spring at its natural length at full load condition क्योंकि full load condition से ज्यादा लोड तो हो नहीं सकता कभी। full load condition से ज्यादा लोड तो कभी होगा नहीं। full load means what? full load means R naught and L naught are full load conditions. R naught and L naught are full load conditions. अब इससे ज्यादा लोड तो कभी हो नहीं सकता, कम ही होगा। कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो बॉल बाहर जाएगी। तो यहां पर नेचुरल लेंथ रखने का फायदा क्या हुआ कि इससे ज्यादा लोड कभी नहीं हो सकता और इससे बॉल कभी अंदर नहीं आ सकती। यहां से बॉल हमेशा बाहर ही जाएगी। बाहर जाएगी तो अगर स्प्रिंग यहां नेचुरल लेंथ पर है तो जाहिर सी बात है बॉल बाहर जाने पर स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी और एक इनवर्ड कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड कर पाएगी। Why do we provide natural length of the spring corresponding to full load position of full load radial position of the ball? Because this is the full load. Load cannot increase more than that, and if load cannot increase more than that, speed cannot go down below this full load speed, and ball will not go inside from this position. This is the innermost position. So from this innermost position, spring should always get compressed only. Then only it will provide a compressive resisting force, inward, radially inward controlling force. समझ में आया सर आपको? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात है। आप आज के बाद से याद रख लोगे। इसमें आर नॉट को क्या कहते हैं? आर नॉट को कहते हैं फुल लोड स्पीड के करस्पॉन्डिंग। आर नॉट इज नोन बाय द नेम full load के corresponding radial position. For a speed change by a factor c, assuming both arms pivoted at governor's axis, governor power of a porter governor would be. गवर्नर पावर कैलकुलेट करने का तरीका समझ लो। गवर्नर पावर कैलकुलेट करने का प्लीज तरीका समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो। Try understanding the way to calculate governor power. I'll quickly take this porter governor का picture from here because I don't want to draw.
तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा यहां से। आई सिंपली एंड क्विकली वांट टू टेक दिस पोर्टर गवर्नर का पिक्चर। चलो जी। ए ये क्या है? अरे समटाइम्स वी डू सेलेक्ट एंड देन फॉरगेट कॉपीइंग। इतनी देर में तो फिर बना भी लिया होता मैंने। कहाँ गया वो फोटो? तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। विधाता अब की कॉपी हो जाना प्लीज। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। बहुत सही। इट सीम्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी इज नॉट वर्किंग। चलो छोड़ो। इतनी देर में 4 बार बनाया होता मैंने उसे। गवर्नर एक्सिस पर पाइवोटेड है एंड आई हैव समथिंग लाइक दिस। एच कैलकुलेट करना जानते हैं आप। You know how to calculate h value. You know how to calculate h value, don't you know? h value कैलकुलेट करना जानते हैं आप। सिंपली m ओमेगा स्क्वायर r को आप इक्वेट करने वाले हैं mg tan अल्फा 1 प्लस कैपिटल M अपॉन m से। ध्यान से समझियो क्योंकि सारे गवर्नर्स के लिए ऐसे ही पावर कैलकुलेट करनी है और मैं टेस्ट में देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव दैट इन टेस्ट किसी और गवर्नर के लिए। सो ये तो आपने इक्विलिब्रियम लगा दी। अब यहां से आपको मिल गया ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एंड tan अल्फा कैन बी रिटन एज r upon h and 1 plus capital M upon small m. So I'm going to get governor's height from here, and that governor's height will become equal to r, and r will get cancelled. Governor's height will be g into capital M plus small m upon m omega square. So g into capital M upon plus small m upon m omega square. M omega square. This is what we have. Question revealed. Yes. Actually मैंने हीटर ऑन करके रखा हुआ था and UPS. Question revealed. I'm going to give one question on governor's power, calculating governor's power, but not the same, of course. वो तो वैसे भी नहीं होता है कभी सेम क्वेश्चन, तो आपको तरस गई होंगी आपकी आंखें मोस्टली। सो दिस इज द एच वैल्यू। अब आप बता दो मुझे, अगर मैं थोड़ा सा स्पीड चेंज कर दूं, क्योंकि इन्होंने कहा है स्पीड चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ सी। स्पीड चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ सी। पूरा समझते रहना, लास्ट में मैं फिर से रिकैपिचुलेट कर दूंगा। स्पीड चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ सी, दैट मींस ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन ओमेगा इनिशियल दैट इज इक्वल टू सी। ये सी फैक्टर से फैक्टर चेंज दिया हुआ है डेल्टा ओमेगा और ओमेगा इनिशियल का। सो नेक्स्ट ओमेगा विल बिकम इक्वल टू ओमेगा नेक्स्ट speed will become equal to c into omega initial plus omega initial, and that is going to give me omega final is equal to 1 plus c multiplied by 1 plus c multiplied by omega initial.
तो अब आप नया h कैलकुलेट कर सकते हो. You can now calculate new h. No, you can now calculate new h. Let's call previous one as h1. So now I'm able to calculate new h, and that will become g and m, capital M plus small m upon m, and 1 plus c whole square, 1 plus c whole square multiplied by omega square. लिफ्ट कितना होगा? मुझको भी तू लिफ्ट करा दे. लिफ्ट कितना होगा? लिफ्ट कितना होगा? लिफ्ट कितना होगा? लिफ्ट कितना होगा? व्हाट्स गोइंग टू बी द लिफ्ट वैल्यू? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है. लिफ्ट वैल्यू होगी, लिफ्ट वैल्यू होगी 2 multiplied by h1 minus h2. Lift value will be 2 multiplied by h1 minus h2. So h1 minus h2 will be how much? इसको आप h1 के टर्म्स में रख दो. h upon, क्योंकि h given है, keep this gm plus m upon, so this will become h upon 1 plus c whole square. बढ़िया. So initially governor's height was h, finally governor's height is h upon 1 plus c square. Now h can be taken as common, and I'm going to get 1 plus c whole square minus 1 upon 1 plus c whole square upon 1 plus c whole square. ध्यान से समझियो. I'm going to get 1 plus c whole square minus 1 upon 1 plus c whole square. You can simplify this for c to be very small. For c to be very small, 1 square plus c square, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा c square plus 2c. In the numerator you are going to get c square plus 2c, c square plus 2c, and in the denominator we have 1 plus c whole square, isn't it? ये तो हो गया लिफ्ट. दिस इज लिफ्ट. स्पीड चेंज फैक्टर नहीं समझा. स्पीड चेंजेस बाय ए फैक्टर ऑफ दैट. हाँ, इंसेंसिटिवनेस बताता हूं, पहले ये तो समझ लो बाबा. फर्स्ट यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस ना. पहले मैंने कंट्रोलिंग फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेट करा के एच और ओमेगा में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया. कोई समस्या उसमें नहीं होनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू simply find out the same thing that we have been doing from beginning of this session. Now omega का change given है by a factor of c. आप बता दो मुझे c का फैक्टर से ओमेगा चेंज हुआ तो ऐसा ही ना लिखोगे. फैक्टर का मतलब यही होता है ना, मल्टीप्लिकेशन. अगर चेंज हुआ स्पीड में कितना, c के फैक्टर से, तो यही ना लिखोगे. That means delta omega upon omega बराबर c. Delta omega upon omega is equal to c. And that's what I have written here. इससे आपको नया हाइट मिल जाएगा. इससे आपको न्यू हाइट मिल जाएगा. Once you get the new height, you can calculate the lift. एक बारी आपको नया हाइट मिल जाए तो आप लिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हो. ध्यान रखना, गवर्नर पावर कैलकुलेट करना थोड़ा इन्वॉल्विंग प्रोसेस है. It's an involving process. 2 multiplied by h1 minus h2. 2 multiplied by h minus h new. 2 multiplied by h minus h new. Now h is nothing but, h new is nothing but h upon 1 plus c whole square. Finally आपको लिफ्ट मिल गया कितना, 2h and 1 minus 1 upon 1 plus c whole square. बाय द वे एक चीज याद रखना, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में दैट c इज वेरी स्मॉल. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट c इज कंसीडर c स्मॉल. ये लिफ्ट है, बट गवर्नर पावर पूछा है उन्होंने.
बट उन्होंने तो गवर्नर पावर पूछा है, गवर्नर पावर कैसे मिलेगा? ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो गाइस। हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू गेट गवर्नर पावर? फिर से एक बार एच वाला फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। वंस अगेन वी विल हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एच। थोड़ा सा और स्पेस बनाना पसंद करूंगा मैं। आई वुड लाइक टू मेक लिटिल मोर स्पेस। यस, सो लिफ्ट इज नाउ नो, बट लिफ्ट से काम नहीं चलेगा। अब आपको एक बारी और वही फॉर्मूला यूज करना है गवर्नर एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट इज दिस एफर्ट? कैपिटल एम जी को मैं डब्ल्यू लिख सकता हूं और स्मॉल एम जी को स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर। गाइस जब स्पीच ए हेलो, अरे बहुत जगह है। सो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के टर्म्स में लिख दिया मैंने, बहुत ध्यान से समझियो। ओमेगा को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो नया, ओमेगा को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो नया हाइट मिलेगा। और इस बार इस नए हाइट को हम एच फ्लावर कहना पसंद करेंगे। वी वुड लाइक टू कॉल दिस न्यू हाइट एज एच फ्लावर। सो ओमेगा को फिर से लिख सकते हैं पुराने जैसा, 1 + c होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। 1 + c होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। गाइस कितना एडिशनल फोर्स मैं इत्थे रख दूं, कितना एडिशनल फोर्स स्लीव के वेट में मैं इत्थे रख दूं, ये स्पीड चेंज हो जाने के बाद भी हाइट ना चेंज हो। हाउ मच एडिशनल फोर्स और हाउ मच एडिशनल वेट आई शुड हैव केप्ट देयर। देखो कैसे लोगों ने वो फोर्स कैलकुलेट करने का जुगाड़ बनाया, जो फोर्स एक्चुअली वॉल्व मैकेनिज्म पर स्लीव अप्लाई कर रहा होगा। द फोर्स दैट sleeve must be applying at the valve mechanism. How exactly people tried to figure it out? People said actually that force is acting, and actually the sleeve will take this fulcrum upward. लेकिन अगर मैं स्लीव को मूव ना होने दूं, उस जिस फोर्स की वजह से स्लीव मूव हो रहा है, वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उतना ही फोर्स कैलकुलेट करना होगा जो स्लीव को मूव ना होने दे। और इस तरह से गवर्नर कितना फोर्स अप्लाई करेगा वॉल मैकेनिज्म पर मिल जाएगा। ये नहीं समझ में आया सर? अंडरस्टैंड इट वंस अगेन वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से फिर से एक बार समझो बच्चा, समझो बेटा, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्विकली दैट एक्चुअली स्लीव वॉल मैकेनिज्म पे अपवर्ड एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। Wall sleeve is actually applying some upward force on the wall mechanism, and it is actually going to move. It is actually going to move. But we say that मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगे और वो मूव करेगा। तो मैंने बोला एनालिसिस में कि मैं एक काम करता हूं, पहले समझ तो लो, उसके बाद ब्रेक बिल्कुल मिलेगा, तुरंत मिलेगा, इसके बाद ही मिलेगा। पहले समझ तो लो, ट्राई अंडरस्टैंडिंग। Sleeve is actually applying some force on the wall mechanism, and it will actually move it upward. Sleeve actually wall mechanism पर कुछ force apply कर रहा है और वो actually उसे upward move कराएगा। बोलो हाँ, कराएगा। मैंने कहा अगर 50 न्यूटन के फोर्स से वो अपवर्ड मूव होने लगे तो मैं कितना लगा दूं कि वो रुक जाए? 50 न्यूटन। इसका मतलब अगर मैं वो फोर्स निकाल लूं जो उसे रोकने के लिए काफी हो सेम हाइट पर, तो वो पी के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं वो फोर्स निकाल लूं जो उसे वो एडिशनल फोर्स
फाइंड आउट कर लूं स्लीव के वेट में, जो उसे बढ़ी हुई स्पीड पर भी उसी पोजीशन पर रोक पाने के लिए काफी हो, तो वो उसी हाइट पर रोक पाने के लिए काफी हो, तो वो W1P दे देगा मुझे. The W1 will give the P value to me. 50 Newton force is actually developing. W1 is actually nowhere there. W1 is just your दिमाग का फितूर. W1 is a creation of your mind. P is the reality, which is the force applied by the sleeve on the wall mechanism, and that will keep the wall mechanism moving up. You say that if 50 Newton force is responsible for moving the wall mechanism up, let's find out the force 50 Newton. अभी 50 न्यूटन हमें मालूम नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं. तो अगर 50 न्यूटन में नीचे लगा दूं तो वो रुक जाना चाहिए उसी हाइट पर. इसका मतलब कितना फोर्स मैं लगा दूं कि वो उसी हाइट पर रुक जाए, ये अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे वो फोर्स मिल जाएगा जिसके कारण वो मूव हो रहा है अपवर्ड. सेशन एक बार कंप्लीट हो जाए तो ये इतनी स्टेटमेंट और ये इतना डिस्कशन चाहो तो एक बार फिर से देख लेना. माय डियर फ्रेंड्स, एच की दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे क्योंकि हम सेम हाइट पर रखने के लिए कितना एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं. वी आर कैलकुलेटिंग द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एट द सेम हाइट. इसे कहते हैं गवर्नर एफर्ट. इसे कहते हैं गवर्नर एफर्ट. एम ने एम को मार दिया, ओमेगा स्क्वायर ने ओमेगा स्क्वायर को मार दिया. यहां से जो W1 मिलेगा उसे कहते हैं गवर्नर एफर्ट. दैट इज नोन बाय द नेम गवर्नर एफर्ट. नाउ लिसन, गवर्नर पावर इज हाफ इनटू W1 इनटू लिफ्ट. Governor power is work done, and work done is half into W1 multiplied by lift. half क्यों? क्योंकि W1 जो गवर्नर एफर्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा ना. अल्टीमेटली स्लीव सेटल डाउन हो जाएगा. इट विल decrease gradually, slowly. So governor power is nothing but work done by the governor. Governor power is nothing but work done by the governor in moving the sleeve, and work done is going to become force multiplied by displacement, and force multiplied by displacement करोगे, थर्ड ऑप्शन तक पहुंचना आपको होगा. You will reach up to third option. मिलते हैं सर और करते हैं बैलेंसिंग. See you again in 10 minutes and we will do the balancing. 10 मिनट में मिलते हैं और बैलेंसिंग करते हैं. चलो गाइस, सी यू देन. Hello people. Welcome back everyone. Let's start doing balancing. Balancing में सबसे पहला डिस्कशन है रोटेटिंग मासेस को लेकर. अगर एक रोटेटिंग मास को आप सेम प्लेन में बैलेंस कर सकें, उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं. एक रोटेटिंग मास को अगर आप सेम प्लेन में बैलेंस कर सकें, दैट विल बी द बेस्ट थिंग. ये एक ट्रांसवर्स प्लेन है जिसमें
एक अनबैलेंस मास है। इसको अगर आप बैलेंस कर सकें, बैलेंस, बी फॉर ब्लैक, ऑल यू नीड टू डू इज ये अगर अनबैलेंस है एम यू आर यू डिस्टेंस पर, तो आपको एक बैलेंस प्लेस करने की जरूरत पड़ेगी एम बी एट आर बी डिस्टेंस, एम बी एट आर बी डिस्टेंस, एंड easily you can do MB RB is equal to MU RU exactly opposite। लेकिन अगर सेवरल मासेस हों एक प्लेन में, तब क्या करोगे? There are several masses in a plane, then what exactly are you going to do? Then you are going to, चाहे तो आप फोर्स वाला अप्रोच फाइंड आउट कर लो, या फिर आप जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है वो ये है कि अनबैलेंस का मतलब क्या है? अनबैलेंस का मतलब है कि पूरे रोटर का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रोटेशन से शिफ्ट हो गया है। अनबैलेंस मीन्स व्हाट? अनबैलेंस मीन्स दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ होल रोटर हैज बीन shifted away from center of rotation, and that can be represented by several masses। हालांकि several masses का कोई सेंस नहीं बनता, एक रोटर होगा तो एक ही मास होगा, लेकिन इसका कुछ आगे पर्पस है, इसलिए ऐसा किया जाता है, और पर्पस आज ही समझ में आ जाएगा आपको। सो लेट्स से दिस इज m1 r1 अवेलेबल एट θ1 एंगल, दिस इज m2 r2 अवेलेबल एट θ2 एंगल, दिस इज m3 r3 अवेलेबल एट This is M3 R3 available at θ3 angle, and this is M4 R4 available at θ4 angle। अब आपको बैलेंसिंग मास ऐसी जगह पर प्लेस करना होगा, ऐसे एंगल पर प्लेस करना होगा, ऐसी रेडियल लोकेशन पर प्लेस करना होगा, so that center of mass starts coinciding with the center of rotation। So let's say we are placing balancing mass at certain theta, so that center of mass starts, welcome back, center of mass after balancing center of mass center of rotation पर आ जाना चाहिए। इसका मतलब x बार और y बार 0 हो जाने चाहिए, x बार और y बार 0 हो जाने चाहिए। अब m1 मास x1 कोऑर्डिनेट पर प्रेजेंट है, m2 मास x2 कोऑर्डिनेट पर प्रेजेंट है, m3 मास x3 कोऑर्डिनेट पर, और एक आपने अटैच किया है mb मास xb कोऑर्डिनेट पर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mb अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mb प्लस एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। अब ये सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फंडा आप जानते हो ऑलरेडी, a1x1 plus a2x2 upon a1 plus a2। Similarly here you are going to get m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2, m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 is equal to 0। x1 को मैं लिख सकता हूँ r1 cos θ1, x2 को मैं लिख सकता हूँ r2 cos θ2, x3 को मैं लिख सकता हूँ r3 cos θ3। So this x1 can be written as r1 cos θ1, x2 can be written as r2 cos θ2, and similarly mb can be written as rb cos θb, xb can be written as rb cos θb is equal to 0। ये बात आप समझ लो that xy प्लेन में अगर एक थीटा एंगल पर r अवेलेबल है, तो थीटा एंगल पर r अवेलेबल है, तो x कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हो r cos थीटा, x कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज r cos थीटा, एंड y कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज r sin थीटा। यहां से आपको mb rb cos थीटा भी मिल जाएगा। From here you will get mb rb cos थीटा b। From here you will get mb rb cos theta b। अब बैलेंसिंग के बाद y बार भी 0 होना चाहिए। After balancing is done, y bar must become 0। This is x bar is equal to 0। Now I'm going to do the same thing for y bar is equal to 0। y bar क्या होता है? y bar होता है m1 y1 plus
m2y2 plus mbyb, m1y1 plus m2y2 plus mbyb अपॉन, अपॉन वाला टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी, दूसरी तरफ जीरो है इसलिए आई एम नॉट राइटिंग अपॉन वाला टर्म। सो यहां से भी अपॉन वाला टर्म मिटा दो आप। यहां से y1 y2 y3 को आप r1 sin theta 1 r2 sin theta 2 ऐसे लिख सकते हो। So this is going to become m1 r1 sin theta 1 and m2 r2 sin theta 2 and finally mb rb sin theta b, mb rb sin theta b is equal to 0। यहां से आपको mb rb sin theta b मिल जाएगा। Using this you get mb rb sin theta b। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे आपको एमबीआरबी मिल जाएगा, यानी कि कितना बैलेंस मास रेडियस प्रोडक्ट आपको यूज करना है। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको एमबीआरबी का थीटा मिल जाएगा, यानी कि कितने एंगल पर उसे अटैच करना है। इफ यू स्क्वायर एंड ऐड देम टुगेदर यू आर गोइंग टू गेट, इफ यू स्क्वायर एंड ऐड देम टुगेदर यू आर गोइंग टू गेट बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग देम टुगेदर एमबीआरबी कॉस थीटा भी आपके पास है, एमबीआरबी साइन थीटा भी आपके पास है। आप इन्हें स्क्वायर करके ऐड करने वाले हो एंड स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एम बी आर बी कॉस स्क्वायर थीटा बी प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी। लेट्स से दिस वन इज, लेट्स से एम बी आर बी कॉस थीटा बी आपको मिला है, लेट्स से एनीथिंग, गिव इट सम नेम like what, like lambda, and give this one also some name like mu. So MBRB cos theta b, cos square theta b plus sin square theta b will become 1. MBRB square is equal to lambda square plus mu square। यहां से आपको MBRB मिल जाएगा। You will get the required balance that need to be attached। ये ध्यान रखना, आपको एग्जैक्ट मास कभी नहीं मिलेगा, आपको मास रेडियस प्रोडक्ट मिलेगा। आप चाहें तो 2 किलोग्राम 0.4 मीटर पर यूज करें, आप चाहें तो 1 किलोग्राम 0.8 मीटर पर यूज करें, आप चाहें तो 4 किलोग्राम 0.4 मीटर पर यूज करें। वेरियस कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। एम और आर का प्रोडक्ट मिला है, अब आप उसे एम और आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, if you are going to divide MBRB sin theta b and MBRB cos theta b, then you will get the angle. Then you will get the angle. Cool. Perfect. So suppose if there is a rotor and in that rotor I have been provided with certain masses, one unbalanced mass is present, another unbalanced mass is present, and then third unbalanced mass is present, third unbalanced mass is present, and 1 2 और 3 तीनों के लिए 1 के लिए m1 r1 given है and that is given as 1 kilogram meter at 30 degree, at 30 degree। m2 r2 is given and m2 r2 let's say is given as, m2 r2 is given as 0.8 kilogram meter, and let's say it is given at, it is given at 90 plus something, that is let's say 100 degree, and m3 r3 तीसरा unbalance भी given है आपको, third unbalance is 0.5 kilogram meter, and let's say ये third quadrant में है तो 180 से ज्यादा हो गया। In third quadrant it becomes more than 180, in third quadrant it becomes more than 180, let's say it becomes 210 degrees। So 210 degrees पर ये अवेलेबल है। बस आप शुरू हो जाओ। Start now, start now, start now, start now। That after balancing सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ रोटेशन पर आ जाना चाहिए। सेंटर ऑफ मास अभी जो सेंटर ऑफ रोटेशन से मिसमैच हो रहा है वो सेंटर ऑफ रोटेशन पे आ जाना चाहिए। आफ्टर बैलेंसिंग सेंटर ऑफ मास should start coinciding with origin, should start coinciding with origin, that is center of rotation। That means
x bar must become equal to 0. X bar must become equal to 0 means what? M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 plus MB xB should become equal to 0. x1 को आप रख दोगे r1 cos theta 1, x2 को r2 cos theta 2, x3 को r3 cos theta 3, xb को rb cos theta b. So this will become m1 r1 cos theta 1, and then I'm going to have m2 r2 cos theta 2, and then I'm going to have m3 r3 cos theta 3, and then I'm going to have mb rb cos theta b. Guys, since m1 r1 is given, theta 1 is given, m2 r2 is given, m2 r2 is given, and theta 2 is given, m3 r3 is given, and theta 3 is given. You will be able to calculate mb rb cos theta b from here. प्रोमिल ने बता दिया है कितने किलोग्राम मीटर और कितने एंगल पर हमें रखना होगा. सो यहां से आपको mb rb cos थीटा भी मिल जाएगा. आप चाहें तो इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस वन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे, वो इसका कॉन्सिक्वेंस है. इट्स एक्चुअली नॉट समथिंग दैट वी वांट, इट्स एक्चुअली द कॉन्सिक्वेंस. एक बार आप सारे मासेस का सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लेकर आ गए, once you bring the center of mass of all the masses coinciding with the axis of rotation, then naturally centrifugal forces will become zero, since whole mass is now concentrated at zero radius. So you will get mb rb cos theta b. Now you put y bar is equal to 0. Y bar is equal to 0 means m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus mb yb is equal to 0. But y is equal to r sin theta, r sin theta, r sin theta, r sin theta. So I'm going to get m1 r1 sin theta 2, and I'm going to get m2 r2 sin theta 2, and I'm going to get m3 r3 sin theta 3, and I'm going to get mb rb sin theta b is equal to 0. यहाँ से m1 r1 once again given है आपको, and this will become sin 30. m2 r2 is given 0.8 and sine of 100 degree. m3 r3 is given 0.5 and sine of 210 degree, plus mb rb sin theta b is equal to 0. यहां से आपको mb rb sin theta b मिल जाएगा. एक बारी स्क्वायर करके ऐड करो, एक बारी स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर एंड ऐड, यू विल गेट 1.078. ग्रेट. अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कितना मास रेडियस प्रोडक्ट का जरूरत है. हाउ मच मास रेडियस प्रोडक्ट इज नीडेड, एंड इफ यू divide you will get the angle. Angle is 74.18. Now try understanding. Angle is third quadrant. Exactly. कैसे पता चला? mb rb cos theta b और mb rb sin theta b के साइन से. अगर mb rb cos theta b नेगेटिव है और mb rb sin theta b भी नेगेटिव है, तो जो एंगल है वो एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है. If mb rb cos theta b is coming out to be negative and mb rb sin theta b is also coming out to be negative, that means negative x component भी negative, y component भी negative. तो आपको रिपोर्ट 74.18 नहीं करना है. फाइनल आंसर आपको ऐसे रिपोर्ट करना है. फाइनल आंसर यू डोंट हैव टू रिपोर्ट लाइक दैट. फाइनल आंसर यू हैव टू रिपोर्ट लाइक दिस: 1.078 at
आपसे ही सीखा था पिछले साल, जब मैं आपको जानता भी नहीं था। अरे जानते नहीं थे तो सीख, मजा आ गया था उस दिन बैलेंसिंग आपसे पढ़कर। अरे वाह। तो ये 254.18। लोगों को लगता है बैलेंसिंग बहुत इजी टॉपिक है, बट वंस यू गो इनटू द डेप्थ यू रियलाइज कि वाओ, इजी जरूर है लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो सरफेस तक आ ही नहीं पाती हैं कभी। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये एंगल वाला कंसेप्ट मैंने यूट्यूब पर देखा था। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, तो अब आपने सीख लिया सिंगल मास बैलेंस, सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सिंगल प्लेन, एंड देन यू लर्न सिंगल मास मल्टीपल masses rotating in a single plane. First case was a single mass rotating in a single plane, single mass balanced in a single plane, single mass balanced in a single plane. एंड सेकेंड केस भी आपने सीख लिया। सेकेंड केस क्या है? सेवरल masses rotating in a single plane. Now you might be wondering कि सर एक प्लेन में सेवरल masses कहां से आ गए? एक प्लेन में जो भी होगा एक रिजल्टेंट मास होगा, तो ये सेवरल masses कैसे आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं? हाउ दीज सेवरल masses appear in one single plane? Actually this is not reality. This is not reality. This is only an artificial case, and this artificial case is covered to, to, to understand some further reality. किसी फर्दर रियलिटी के लिए आर्टिफिशियल केस कवर किया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप एक सिंगल प्लेन, उसी प्लेन में नहीं बैलेंस कर सकते। अभी तक तो था अनबैलेंस, बैलेंस कैन बी डन इन द सिंगल प्लेन, इन द सेम प्लेन वेयर अनबैलेंस इज प्रेजेंट। So far we have done that balance can be done in the same plane where the unbalance was present. But now suppose balancing can't be done in the plane where unbalance is present. If balancing can't be done in a plane where the unbalance is present, then my dear friends, कोई और प्लेन में कर दो, कोई और प्लेन में कर दो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। MURU के ऑपोजिट MBRB अप्लाई कर दो। Simply apply MBRB exactly opposite to MURU if balancing can't be done in the plane of unbalance. If balancing can't be done in plane of unbalance. And then आप रियलाइज करोगे कुछ गड़बड़ है। MURU और MBRB इक्वल हैं अगर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तो बैलेंस्ड हैं। MURU और MBRB इक्वल हैं अगर, MURU और MBRB इक्वल हैं अगर, तो MURU ओमेगा स्क्वायर और MBRB ओमेगा स्क्वायर तो बैलेंस्ड हैं। बट स्टिल कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है यहाँ पर? गड़बड़ जो है वो समझो। Whatever is गड़बड़, try understanding that. Whatever is गड़बड़, try understanding that. Since it is a rotating machine, entire thing is rotating continuously. Since it is a rotating machine, entire thing is rotating continuously. And if entire thing is rotating continuously, it's very clear that, एक मिनट में ये यहां से कॉपी करके इंट्रोड्यूस कर देता हूं so that I should be able to explain this clearly. बहुत ध्यान से समझियो। So
आप किसी और प्लेन में बैलेंस कर दिए तो एक समस्या है। एंड व्हाट इज दैट समस्या? इसको थोड़ा सा और मूव करना चाहूंगा मैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, तो समस्या किस बात की है? Centrifugal forces have been balanced. Then what's the problem really? What's the problem actually? Problem is that since it is a rotating machine, ah, since it is a rotating machine, my dear friends, sometimes वो जो MURU और MBRB आपको दिख रहे थे, कभी रोटेट होते 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 वो ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाएंगे और तब उनके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मिलकर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अनबैलेंस्ड कपल जनरेट करेंगे, जिसको बियरिंग्स पर आप हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से बैलेंस होता हुआ देख सकते हो। जो बियरिंग्स पे एक्चुअली टॉप से देखने पर एक एंटी क्लॉकवाइज टेंडेंसी है, तो बियरिंग्स शाफ्ट को एक क्लॉकवाइज रेजिस्टेंस अप्लाई करके रजिस्ट करना चाहेगा। लेकिन घूमते 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 कभी ये MBRB नीचे जाएगा और MURU आपने उसके ऑपोजिट अटैच किया है तो वो यहां आएगा। अब इनके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, now their centrifugal forces will create a couple in vertical plane. Now their centrifugal forces will create a couple in vertical plane, that is in clockwise sense, and hence bearings will create a vertical reaction force. Bearings will experience a vertical, मैं नहीं बचेगा इधर एग्जैक्टली और क्योंकि ये एक रोटेटिंग मशीन है, कभी घूमते 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 MBRB इधर आएगा और MURU इधर आएगा और MBRB इधर आएगा, and now they will generate again an unbalanced couple in the horizontal plane in clockwise sense looking from top. टॉप से देखने पर क्लॉकवाइज सेंस में, और वो शाफ्ट को बियरिंग में क्लॉकवाइज घुसेड़ने की कोशिश करेगा। बियरिंग बोलेगी हेलो मिस्टर, रिएक्शन थ्रस्ट इनसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो नाम ही है बियरिंग, मैं तो बियर करने के लिए बनी ही हूं। लेकिन ये क्या तरीका है मिस्टर, दैट आप कभी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अप्लाई करते हो, कभी वर्टिकल थ्रस्ट अप्लाई करते हो, फिर कभी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर कभी वर्टिकल थ्रस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप सेम प्लेन में बैलेंस नहीं कर सकते जिसमें अनबैलेंस है, तो आप एक प्लेन में बैलेंस नहीं कर सकते। अगर आप सेम प्लेन में बैलेंस नहीं कर सकते जिसमें अनबैलेंस है, तो आप एक प्लेन में बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक प्लेन में बैलेंस करोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन बियरिंग्स पर एक डायनेमिक रोटेटिंग रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। इफ यू कांट, अगर आप एक सेम प्लेन में बैलेंसिंग अगर अलाउड ना हो, तो अनफॉर्चुनेटली आप एक सिंगल प्लेन में बैलेंस करने चलोगे तो ये समस्या अराइज होगी, और इसलिए कम से कम कपल्स बैलेंस हों। ये जो अनबैलेंस कपल जनरेट हो रहा है ये ना आए, इसके लिए आपको दो प्लेन्स में बैलेंस करना होगा। This couple that is arising here in either horizontal plane or vertical plane, my dear friends, either horizontal plane or vertical plane, my dear friends, this couple is going to cause a problem, and therefore note this down। अगर बैलेंसिंग अनबैलेंस जिस प्लेन में है उसमें ना की जा सके बैलेंसिंग, तो आप फिर सिंगल प्लेन में बैलेंस करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तो बैलेंस कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तो नलीफाई कर लेंगे, लेकिन
एक अनबैलेंस्ड कपल जनरेट होगा। अनबैलेंस्ड कपल जनरेट होना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बियरिंग्स पे रिएक्शन आता, बियरिंग्स रिएक्शन झेलने के लिए बने ही हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो अनबैलेंस्ड कपल हर बार अपना प्लेन चेंज कर रहा है, और इसलिए बियरिंग्स कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल अपने रिएक्शंस को रोटेटिंग फील करेगा। Bearings will feel a rotating reaction. If there is an unbalanced rotating mass in a plane and balancing can't be done in the same plane, let's say balancing is done in one plane, which is other than the plane containing unbalanced mass, which of the following is true? By this, centrifugal forces can't be balanced. By this, centrifugal forces can be balanced, and hence complete balancing can be achieved. By this, centrifugal forces can be balanced, but a dynamic reaction force at bearings is still present, so complete balancing can't be achieved. बताओ सभी लोग जल्दी से. Tell me quickly, people. People, tell me quickly. Tell me quickly, people. People, tell me quickly. Explain करके पूछ रहा हूं यार क्वेश्चन. I explained everything and then I'm asking the question. Venkat is the third option that is correct. Arey Baba. There is an unbalanced rotating mass in a plane, and balancing can't be done in the same plane. Let's say the balancing is done in one plane, which is other than the plane containing unbalanced mass. Now, which of the following is true? Centrifugal forces can't be balanced. ऐसा नहीं है, बैलेंस किए जा सकते हैं. ये भी हमने देखा. Centrifugal forces को बैलेंस किया जा सकता है. Centrifugal forces can be balanced. By choosing MBRB exactly at the opposite angle of MURU and having the magnitude exactly equal to MURU, centrifugal forces balance किए जा सकते हैं. But still एक couple है जिसकी वजह से bearings पर dynamic rotating reactions develop होते हैं, and hence complete balancing achieve नहीं की जा सकती. Centrifugal forces तो balance किए जा सकते हैं, but एक dynamic rotating reaction at bearings is still present, so complete balancing can't be achieved. जब सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस करके बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाए, उसे कहते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग, जो पहले दोनों केसेस में था. When simply balancing centrifugal forces can complete the balancing, that is known as the case of static balancing. That is known as the case of static balancing. So these two are the cases of static balancing. But static balancing complete होने के बावजूद आपको इसके बारे में, इस तरह के अनबैलेंस के बारे में तभी पता चलेगा जब मशीन रोटेट होने लगेगी. जब तक मशीन नहीं रोटेट होगी, आप कहोगे MBRB is equal to MURU, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड कर रहा है. सब खुश हैं, बहुत अच्छी बात है. If machine is not rotating, if it is static, then you still don't see any problem. You start seeing the problem when machine rotates. Then the bearings are going to say, भाई साहब hello. Then the bearings are going to say, क्या कर रहे. और जितना तेज मशीन घूमेगी उतना तेज ये रिएक्शंस रोटेट होते रहेंगे. As fast the machine rotates, स्टैटिक बैलेंसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रोटेशन पर अगर नहीं है, सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पर नहीं है, तो स्टैटिक मेथड्स से इंस्पेक्ट करके पता किया जा सकता है. अगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ रोटेशन पे कोइंसाइड करवाना हो,
if our target is only to make center of mass coinciding with center of rotation. If our target is only to make center of mass coinciding with center of rotation, then it can be inspected through static तरीकास. उसे static तरीकों से समझा जा सकता है, जांचा जा सकता है, इंस्पेक्ट किया जा सकता है इस तरह का अनबैलेंस. आप व्हील को किसी स्टैटिक शाफ्ट पर लगाकर छोड़ोगे, वो घूम जाएगा, आप समझ जाओगे कि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रोटेशन पर नहीं है. आप किसी भी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास के बजाय कहीं और अटैच करते हो, क्या होता है? वो घूम जाता है. तो उसको सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड नहीं करे, उसे आप स्टैटिक तरीकों से चेक कर सकते हैं. यू कैन चेक इट इन स्टैटिक मैनर्स, बट ये वाला अनबैलेंस अगर प्रेजेंट भी है तो आपको नहीं पता चल पाएगा जब तक मशीन रोटेट नहीं करेगी. Unless the machine is going to rotate, this third one will not even be identified. क्यों? क्योंकि ये तीसरा वाला प्रेजेंट ही इसीलिए है क्योंकि मशीन रोटेट होना शुरू हुई, तब आपने देखा कि ओहो ओहो. तो आप नहीं खाइएगा एप्पल. कि कभी तू हॉरिजॉन्टल लगता है, कभी तू वर्टिकल लगता है. एक चीज और आप नोटिस करें. नोटिस वन मोर थिंग, दैट मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली पोजीशंस दिखाई हैं. एक्चुअली इनफाइनाइट पोजीशंस पॉसिबल है बीच में. एंड समटाइम्स इट विल एक फाइनल पोजीशन भी बनाई देते हैं. ये घूम के ऊपर आ चुका होगा MURU और MBRB नीचे जा चुका होगा. So MURU centrifugal force will act like this and MBRB will act like this, and they are trying to create a anti-clockwise couple in vertical plane. Anti-clockwise couple in vertical plane, that means shaft is pushing right bearing up and left bearing down. Bearing will say, dear Mr. Shaft, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. मैंने जो रिएक्शन बनाए हैं वो बियरिंग्स के बनाए हैं शाफ्ट पर. कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. कम से कम दो प्लेन्स में बैलेंस करना होगा, तो इसका कंसेप्ट क्या है? कम से कम दो प्लेन्स में बैलेंस करना होगा, तो कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू दैट? At least in two planes we will have to balance. How will we do that? Try understanding this one last time. If अगर बैलेंसिंग उसी प्लेन में की जा सके जिसमें अनबैलेंस प्रेजेंट है, तो आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड करा दें, उतना काफी होगा. अगर बैलेंसिंग उसी प्लेन में की जा सके जिसमें अनबैलेंसेस प्रेजेंट हैं, तो आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड करा दें, उतना काफी होगा. दिस इज एनफ. बट इफ बैलेंसिंग कांट बी डन इन द सेम प्लेन in which unbalance is present, अगर बैलेंसिंग उसी प्लेन में ना की जा सके जिसमें अनबैलेंस प्रेजेंट हो, तो आप एक सिंगल प्लेन में बैलेंस करने चलेंगे. सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड कर जाएगा. सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड कर जाएगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे. स्टिल कंप्लीट बैलेंसिंग अचीव नहीं हुई. क्यों? क्योंकि बियरिंग्स में एक समस्या पैदा हो गई है, रोटेटिंग डायनेमिक रिएक्शन फोर्स. एंड क्योंकि ये आपको तब तक नहीं पता चल सकता
जब तक मशीन रोटेट होना ना शुरू हो, इसलिए लोगों ने इसे डायनामिक बैलेंसिंग कहा। समाधान क्या है? समाधान ये है कि कम से कम 2 प्लेन्स में करना होगा। What is the cure here? Cure here is that we will have to do at least in 2 planes. What is the cure here? The cure here is that we will have to do at least in 2 planes. वो 2 planes आप चाहें तो अनबैलेंस के दोनों तरफ चूज कर सकते हैं। वो 2 planes आप चाहें तो अनबैलेंस के किसी एक तरफ चूज कर सकते हैं। If you want, you can choose both those planes, balancing planes, correction planes भी कहते हैं उन्हें। आप चाहें तो अनबैलेंस के किसी एक तरफ सेलेक्ट करें दोनों प्लेन्स को, चाहे तो दोनों तरफ सेलेक्ट करें। If you want, you can select those balancing planes on 2 sides of the plane of unbalance। 2 प्लेन्स में क्यों बैलेंस करना होगा? क्योंकि 2 प्लेन्स में जब तक नहीं बैलेंस करोगे, 2 प्लेन्स में जब तक नहीं बैलेंस करोगे, कपल्स या मोमेंट्स बैलेंस नहीं हो सकते। Why? क्योंकि इक्वल ऑपोजिट और नॉन कोलिनियर फोर्सेस मिलकर एक अनबैलेंस कपल बना ही देते हैं, आप जानते हो। इक्वल ऑपोजिट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस जनरेट एन अनबैलेंस्ड कपल। कूल, जनरेट एन अनबैलेंस्ड कपल। तो अब तो वैसा नहीं है, अब तो आपने इसे सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा कर दिया, R1 plus R2 is equal to W। Now it becomes like 2 forces can always completely balance a single force, है ना। इसका प्रोसीजर ये है कि पहले आप इक्विवेलेंट अनबैलेंस निकालोगे इन दोनों प्लेन्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल you are going to find out the equivalent unbalance in both these planes. So MURU will actually be replaced by MURU will actually be replaced by MURU1 in this plane and MURU2 in this plane. MURU1 MURU का प्लेन 1 में इक्विवेलेंट हो जाएगा, प्लेन 1 में इक्विवेलेंट हो जाएगा MURU multiplied by B upon A plus B, and plane 2 में उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, in plane 2 its equivalent will become MURU A upon A plus B, MURU A upon A plus B। ओके, जहां A इसकी डिस्टेंस है पहले प्लेन से और B इसकी डिस्टेंस है दूसरे प्लेन से। B is the distance from second plane and A is the distance from first plane। Once again, ये एक और तरीके से पॉसिबल है। This is possible in one more manner, that you are going to have correction planes both on one side of the plane of unbalance। दोनों correction planes unbalance plane के एक तरफ हों। मैं मान लेता हूं फिर से that this is A and this is B। Let's assume that this is A and this is B। जो भी ग्रेटर हो उसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, एंड फिर आपको नहीं बताने की जरूरत है, फिर आप जानते हो। एक बार MURU1 मिल गया और MURU2 मिल गया तो उसे उसी के प्लेन में कैसे बैलेंस करना है दैट यू नो। उसे उसी के प्लेन में कैसे बैलेंस करना है दैट यू नो। Once you get MURU1 and once you get MURU2, then they can be balanced in their own plane, just like that. Just like finding reactions in SOM. Exactly. So guys, we are having this unbalance, and first thing that we will do is we will replace it with equivalent unbalances। इसको इक्विवेलेंट अनबैलेंसेस से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद फिर उन इक्विवेलेंट अनबैलेंसेस को उन्हीं के प्लेन्स में बैलेंस कर देंगे। पहला या दूसरा तरीका जो आपने सीखा है, जस्ट लाइक द फर्स्ट तरीका एंड सेकंड तरीका, यू हैव ऑलरेडी लर्न इट। सो MURU
MURU1 is going to give you MURU, and this is 1, so let's take this as A and this as B, and B upon A minus B, this time it will become, and MURU का प्लेन 2 में रिप्लेसमेंट हो जाएगा. In plane 2 its replacement is going to become A upon A minus B. बहुत सही. करो सॉल्व इसको. An unbalanced MURU in a rotating machine can't be balanced in its own plane. बढ़िया. To balance such a mass, two balances are to be used as shown. If A is equal to 0.8 and B is equal to 0.3, balance required in plane B would be. By the way, MURU given है आपको. MURU is 2 किलोग्राम मीटर. सर मेरा हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्या इस रिवीजन प्रोग्राम से वो कंप्लीट हो जाएगा? क्यूरियस किड, हो ही जाएगा. अगर आप देख ही रहे हो कितना डिटेल में चल रहा है ये रिवीजन प्रोग्राम, सो मोर और लेस यू नो इट विल बी डन. तो पहले तो आप प्लेन बी जो है उसमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे. MURU का प्लेन बी में इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? MURU जब दोनों करेक्शन प्लेन्स एक ही तरफ हों, when both the correction planes are on one side, then A minus B आएगा डिनोमिनेटर में. प्लेन बी की बात कर रहे हो तो A अपॉन A माइनस बी, और प्लेन A की बात कर रहे हो तो B अपॉन A माइनस बी. MURU is known 2 kilogram and multiplied by A is given to you as 0.8 and A is given to you as 0.8, B is given to you as 0.3. So I'm going to get 2 multiplied by 8 बटे 5, 16 by 5. ये आपको अनबैलेंस मिल गया. कौन से प्लेन में? बी प्लेन में. दिस इज द अनबैलेंस यू आर गेटिंग इन बी प्लेन. एंड देन बैलेंस नेचुरली इसके ऑपोजिट होना चाहिए और इसके इक्वल होना चाहिए. बैलेंस दैट यू नीड टू प्लेस इन प्लेन नंबर बी, बैलेंस जो आपको प्लेन बी में रखना है वो कितना होना चाहिए? इसके ऑपोजिट और इतना ही. 3.2 एग्जैक्टली. चलो जी, तुम फिर आ गए. अच्छा, आ ही गए हो तो सुन लो. 25 डेज का मैथ्स का बेहतरीन क्रैश कोर्स. अगर आप गेट 2023 में 90% प्लस मैथ्स में स्कोर करना चाहते हैं, आज से शुरू हो गया है. सफिशिएंट क्लास प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज भी दी जाएंगी. आज की क्लास आप unmatchable.in पर जाकर फ्री ट्राई कर सकते हो. टुडेज क्लास यू कैन ट्राई फॉर फ्री. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. उसी लिंक पर क्लिक करके आपको आज की क्लास दिख जाएगी फ्री में. ओके, नाउ वी गो टू बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस. आप किसी में 100% नहीं बोलते हैं. देखो, क्रैश कोर्स में 100% बोला भी नहीं जा सकता है. क्रैश कोर्स क्या है? क्रैश कोर्स ये है कि 25 दिनों में 50 घंटे में मैं आपको इतना दे दूंगा कि आपके 13 में 11-12 मार्क्स आ जाएं. क्रैश कोर्स और डिटेल्ड डेप्थ, उसमें थोड़ा डिफरेंस तो पड़ ही जाता है. वैसे मैं क्रैश कोर्स में भी बहुत डिटेल में करवा रहा हूं. That's also there. Even Carnot could not think of 100%. Reciprocating masses. Reciprocating masses के पहले आप स्लाइडर का एक्सेलरेशन जानना होगा आपको. स्लाइडर एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर multiplied by cos theta
plus cos 2 theta upon n. N is the length of connecting rod upon crank radius. Length of connecting rod upon crank radius. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। सो एन यहां पर क्या है? एन है कनेक्टिंग रॉड की लेंथ और आर का रेशियो और क्रैंक रेडियस का रेशियो। अब इसमें से सिर्फ फोकस करेंगे हम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा पर। वी आर गोइंग टू फोकस ओनली एट ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। सर ये स्लाइडर का एक्सेलरेशन कहां से आया? खोपड़िया से। मैंने डिटेल्ड क्लासेस में डिराइव करके दिखाया है आपको, और आप भी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का यूज करके डिराइव कर सकते हैं बहुत इजीली। सो आई एम गोइंग टू फोकस एट ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा ओनली। ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा के कारण जो इनर्शिया फोर्स डेवलप होगा उसे कहते हैं प्राइमरी अनबैलेंस। The inertia force that will develop due to this, that inertia force is known by the name primary unbalance. उस inertia force को हम कहते हैं primary unbalance। जितना भी reciprocating mass है उससे आप acceleration को multiply कर दो। that will be known as primary unbalance। उसे हम कहेंगे प्राइमरी अनबैलेंस। एंड जो ये वाला है इसके कारण जो इनर्शिया फोर्स आएगा, एक्सीलरेशन का ये वाला पार्ट ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन, इसके कारण जो इनर्शिया फोर्स डेवलप होगा उसे कहेंगे सेकेंडरी अनबैलेंस। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अनबैलेंस। कैसे? ये क्या अनबैलेंस एग्जैक्टली है क्या? लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग द अनबैलेंस इटसेल्फ। दैट जब पिस्टन एक्सेलरेट होने की कोशिश करेगा, जब पिस्टन एक्सेलरेट होगा तो जैसे आप कार की सीट को पीछे धक्का मारते हो एक्सेलरेट होते समय, या फिर अगर सीट नहीं है कार में तो आप आगे वाली सीट को पकड़कर पीछे खींचते हो, या डैशबोर्ड पर लगे हैंडल को पकड़कर पीछे खींचते हो जब कार एक्सेलरेट होती है। When the car gets accelerated, you grab the handle of dashboard and drag it back. और बस में जो हैंडल होता है उसको आप पीछे खींचते हो। When the bus accelerates, जब बस एक्सेलरेट होती है तो आप उसे पीछे खींचते हो। पिस्टन का हैंडल है कनेक्टिंग रॉड। The handle of the piston is nothing but connecting rod. So it will, if it is accelerating, it will drag the connecting rod backward. Connecting rod इस सूचना को क्रैंक तक पहुंचाएगा, क्रैंक इस सूचना को क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाएगा। क्रैंक is going to propagate this information to the crank shaft. इसका मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 पर होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा स्क्वायर आर, इसका मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 पर होगा, एंड दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर आर। इस ये जो एक्सिस के अलोंग डेवलप होने वाला ड्रैग या इनर्शिया या थ्रस्ट है, इसका मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 पर होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक जाते जाते ये 0 हो जाएगा। 90 डिग्री के बाद ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, एंड क्योंकि कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है, 180 तक जाते जाते ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। 270 पर फिर से 0 होगा, और एक साइकिल कंप्लीट होने पर इसकी वैल्यू फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। विजुअलाइज दैट पूरे इंजन फ्रेम पर एक बैकवर्ड फोर्स है। जब पिस्टन रिटार्ड होना शुरू होगा तो वो फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। इस तरह से एक हार्मोनिक फोर्स क्रैंकशाफ्ट पर पिस्टन की लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग डेवलप हो जाएगा। दिस इज हाउ, नो नीड फॉर डेरिवेशन, आई नेवर डिराइव्ड इट, मैंने कहां डिराइव किया। एक हार्मोनिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। ये हार्मोनिक फोर्स कहलाता है प्राइमरी शेकिंग फोर्स, दूसरा वाला कहलाता है सेकेंडरी शेकिंग फोर्स। First one is known by the name primary shaking force.
Second one is known by the name secondary shaking force. Frequency of primary unbalanced force is A y cos थीटा होने की वजह से वो क्रैंक के एक रिवोल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट करेगा। यहां cos टू थीटा होने की वजह से ये क्रैंक के एक रिवोल्यूशन में दो साइकिल्स कंप्लीट करेगा। It will complete two cycles तो सेकेंडरी शेकिंग फोर्स का वेरिएशन ज्यादा है, वो एक ही साइकिल में दो चार बार मैक्सिमा अचीव करेगा। वो एक साइकिल में चार बार मैक्सिमा अचीव करेगा। प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स एक साइकिल में दो बार मैक्सिमा अचीव करेगा। लेकिन भले ही प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स दो ही बार मैक्सिमा अचीव कर रहा है, बट प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स का मैक्सिमा सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स के मैक्सिमा से कहीं ज्यादा है। It's okay that primary unbalanced force is achieving the maxima. Is this topic named as dynamic analysis? No. Dynamic analysis won't be done today because I have to leave for somewhere right now. In fact, as soon as I leave, that will be better for me, but it's okay. I'll just finish this. Dynamic analysis we'll do with CAMS. Now, CAMS के साथ करेंगे dynamic analysis. Watching your recorded lectures, thank you for such a great learning. पहली बार PYQ स्टडी से अलग पढ़ा है किसी टीचर से, थैंक यू। आकाश, मचाना जारी रहे। I wish I could go in more detail, but since this is just a revision practice program, इसलिए मुझे भागना पड़ता है थोड़ा। Amplitude of primary unbalanced force is amplitude of primary unbalanced force is amplitude of primary unbalanced force is none of the above. फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी की ज्यादा है, एम्पलीट्यूड प्राइमरी का ज्यादा है, लेकिन एम्पलीट्यूड n गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? n गुना ज्यादा है। एम्पलीट्यूड प्राइमरी का n टाइम्स ज्यादा है। प्राइमरी मैक्सिमम इज n टाइम्स, नॉट 2 टाइम्स। वो डिपेंड करेगा कनेक्टिंग रॉड की लेंथ और क्रैंक की लेंथ में रेशियो क्या है। It will depend on that, and therefore correct answer is D. Correct answer is D. With 40% partial balancing of a reciprocating mass, primary लिखना है।
primary shaking force of a reciprocating mass of an engine done. Resultant unbalanced force at crankshaft bearings is lambda Emmerich omega square r. Lambda corresponding to crank rotation of 30 degree from inner dead center would be. दो लिख दिया. अरे एक्चुअली दिमाग में वो ट्रैप घूम रहा था ना कि फ्रीक्वेंसी दो याद रखते हैं लोग, इसलिए एम्पलीट्यूड पूछो तो उनको लगता है अच्छा सेकेंडरी का फ्रीक्वेंसी डबल है, प्राइमरी का एम्पलीट्यूड डबल होगा. प्राइमरी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, डबल नहीं है. प्राइमरी का एम्पलीट्यूड इज मच मोर देन सेकेंडरी का एम्पलीट्यूड. बाय द वे, ये आई होप मैं आपको इतने छोटे से डिस्क्रिप्शन में समझा पाया होऊंगा दैट हाउ द पिस्टन एक्सेलरेट्स, एंड व्हेन द पिस्टन एक्सेलरेट्स you accelerate and you push the seat back. Similarly, पिस्टन के पास सीट तो नहीं है, पिस्टन के पास सीट है, सपोर्ट है कनेक्टिंग रॉड का. सो जब पिस्टन एक्सेलरेट होगा तो वो कनेक्टिंग रॉड को पीछे की तरफ ड्रैग करेगा. You apply a backward force on your support when you get accelerated. And वही फोर्स है ये जिसकी वैल्यू है m rec omega square r cos theta. That's the force, m rec omega square r cos theta. So 40% balancing. What is this 40% balancing? 40% balancing क्या है? 40% balancing क्या है? Let's try understanding what exactly is this 40% balancing. ध्यान से समझियो. मुझे अब पता है कि जब ये एक्सेलरेट होगा तो ये कनेक्टिंग रॉड को पीछे की तरफ ड्रैग करेगा, कनेक्टिंग रॉड को एक थ्रस्ट देगा बैकवर्ड. इट विल गिव अ बैकवर्ड थ्रस्ट टू कनेक्टिंग रॉड. थ्रू कनेक्टिंग रॉड दैट बैकवर्ड थ्रस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू क्रैंक, एंड देन दैट बैकवर्ड थ्रस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू अल्टीमेटली टू द फ्रेम. कनेक्टिंग रॉड भी कहीं जुड़ी हुई है. कनेक्टिंग रॉड बोलेगी हमको खींच रहे हो, हम क्रैंक से जुड़े हुए हैं, उसको खींचेंगे. क्रैंक बोलेगा हमको खींच रहे हो, हम फ्रेम में सपोर्टेड, हम उसको खींचेंगे. पूरा फ्रेम एक शेकिंग फोर्स फील करेगा. द होल फ्रेम विल फील अ बैकवर्ड शेकिंग फोर्स. माय डियर फ्रेंड्स, इस बैकवर्ड शेकिंग फोर्स की वैल्यू है रेसिप्रोकेटिंग मासेस की वैल्यू into omega square r into cos theta into cos theta. लोगों ने कहा अगर मैं क्रैंक के जस्ट ऑपोजिट रेसिप्रोकेटिंग मासेस और क्रैंक रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर अटैच कर दूं तो इसके कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, एंड वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट वेरी क्लियरली उसको बैलेंस कर रहा है. बट अनफॉर्चुनेटली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट, अगर मैं क्रैंक पर एग्जैक्ट सेम मास रेडियस का एक बैलेंस अटैच कर दूं, इफ ऑन द क्रैंक आई अटैच अ बैलेंस ऑफ सेम मास रेडियस प्रोडक्ट, then its x component will be helping me to balance this shaking force, but unfortunately its y component is now producing ये जो मैंने नया मास रेडियस प्रोडक्ट अटैच किया है, इसका x कंपोनेंट तो मेरे शेकिंग फोर्स को बैलेंस कर देगा, लेकिन y कंपोनेंट एक नया अनबैलेंस प्रोड्यूस कर देगा. तो मैंने क्या किया, इफेक्टिवली सिर्फ अपने अनबैलेंस को हॉरिजॉन्टल से उठा के वर्टिकल कर दिया. दैट्स इट. फ्रीक्वेंसी वही, एम्पलीट्यूड वही, उतना ही हार्मोनिक फोर्स. बस पहले जो है आप कहते थे कि ऐसे 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 धकिया रहे थे, अब आप कहते हो कि भाई हाँ ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं. You say that instead of along the line of a stroke, bearings are okay with the vertical force maybe, so you apply vertical force, not a problem. But
Sometimes we don't attach full, we attach some percentage. Like in the problem it is given 40%. Like in the problem it is given 40%. So 40% के साथ 40% के साथ कितना अनबैलेंस्ड रेजिडुअल मास रह गया है एक्स में। एक्स में एक तो शेकिंग फोर्स जो था वो तो था ही एमरेक ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। दूसरा जो आपने बैलेंस अटैच किया है, जो आपने बैलेंस अटैच किया है 0.5 एमरेक ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। सो नेट अनबैलेंस एक्स में इतना अभी बचा है। This is the unbalance remaining in X. This is the unbalance remaining in X. How much is the unbalance remaining in Y? कितना unbalance Y में बचा है? How much is the unbalance remaining in Y? In Y we have 0.4 mr omega square r sin theta remaining. आप कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स। रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स विल बिकम एमरेक ओमेगा स्क्वायर आर एंड 0.6 कॉस थीटा का स्क्वायर, 0.6 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 0.4 साइन थीटा का स्क्वायर। बट ये तो गिवन है एमरेक ओमेगा स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट कर लें। पॉइंट 5567। एक बात याद रख लो, अगर 50% बैलेंसिंग की जाए तो जो अभी रिजल्टेंट फोर्स थीटा का फंक्शन है वो थीटा का फंक्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि देखो 0.5 ये और 0.5 वो बाहर आ जाएगा। और दूसरी बात, रिजल्टेंट अनबैलेंस मिनिमम होता है जब 50% पार्शियल बैलेंसिंग की जाए। When 50% partial balancing is done, then resultant unbalanced force is minimum, number one. Number two, that it becomes independent of theta. When 50% partial balancing is done, then आप देख सकते हो बड़े आराम से कि ये 0.5 और ये 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.5 करोगे तो ये भी 0.5 आएगा और ये भी 0.5, 0.5 और 0.5 कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। जब 50% पार्शियल बैलेंसिंग की जाएगी तो रिजल्टेंट अनबैलेंस थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाता है और उस केस में रिजल्टेंट अनबैलेंस का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। वाई नॉट 100%? मैंने सिखाया है 100% भी किया जा सकता है लैनचेस्टर बैलेंसिंग, बट रिवीजन सेशंस में दैट विल नॉट बी द केस बिकॉज इट्स अ फास्ट ट्रैक थिंग। अभी लैनचेस्टर सिखाने चलूंगा तो बजेगा 2, तो उसको एक बार क्लास पीडीएफ से देखना, सीट फ्रॉम क्लास पीडीएफ, यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, उसका इंस्पिरेशन 0.5 से ही है, क्योंकि 50% पार्शियल बैलेंसिंग करने से रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया, और जो थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाए वो रोटेटिंग अनबैलेंस हुआ करता है, MURU। लोगों ने कहा रोटेटिंग अनबैलेंस में कन्वर्ट हुआ तो कर लेंगे बैलेंस। Tomorrow's test syllabus, whole governors, including friction, including governor effort and power, and whole balancing. Whole governors, whole balancing. सुनो, भीड़ का हिस्सा नहीं हो तुम, और इसलिए मचाना जारी रहना चाहिए
ये तपस्या जारी रहनी चाहिए, ये तपस्या, ये मोमेंटम रुकना नहीं चाहिए। Go ahead, people. Thank you so very much. Bye. Exactly. हम अनमैचेबल थे, अनमैचेबल हैं, अनमैचेबल रहेंगे। Bye, people.